इटली, हमारा देश उससे लड़ रहा है। और जब भी समस्याएं आती हैं उसके बाद सबसे पहले खर्चों में कटौती करनी पड़ती है, जब तो विकास कार्यों को नुकसान उठाना पड़ता है। पहले तो हम जीने लायक सुविधाएं दें और बाद में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने की बात जब रुक जाती है, जब विकास कार्य रुक जाते हैं, तो सिविल इंजीनियर्स के जिंदगी के जो सिविल इंजीनियर्स की जीविका है, जो ब्रेड एंड बटर है, वो खतरे में पड़ता है। सबसे पहले दुनिया में इतनी बड़ी समस्या आने जा रही है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान उनसे कैसे लड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट आफ्टर कोविड-19, ये कोरोना वायरस जो दिसंबर 19 में आया, उस समस्या से निजात पाने की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इससे पूरी निजात मिलने के बाद भी ये अभी हेल्थ का डिजास्टर है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के लिए एकेडमिक जो आपकी एजुकेशन है, उसके लिए भी एक डिजास्टर है। सबसे बड़ा डिजास्टर है ये इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, पूरे वर्ल्ड में। ये जो स्टूडेंट्स जो आज हैं, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए भी उस समय वो छोटे होंगे, बच्चे होंगे 2008 में, वो इतने समझदार नहीं रहे होंगे कि दुनिया में कितना बड़ा इकोनॉमिक स्लोडाउन, स्लंप आया था। और उस स्लंप में आईटी की नौकरी करने वाले, खास तौर से अमेरिका वगैरह में तमाम सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था। आज हमारा देश उस समय भी इस वर्ल्ड के इकोनॉमिक स्लंप से, अर्थव्यवस्था के गर्त में चले जाने के बावजूद हमारा देश सबसे ज्यादा अछूता रहा। हमारे यहाँ समस्या आर्थिक व्यवस्था इस ढंग की है कि उन समस्याओं से खुद निजात पाने में काफी कुछ सक्षम है। कैसे, ये बात हम अभी डिस्कस करेंगे। इस बार भी हम इससे निपट पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट, द पैंडेमिक डिजास्टर जो है, ये महामारी की आपदा वर्ल्ड वाइड है और विश्व के इतिहास में, मानव इतिहास में पहली बार, पहले कभी नहीं हुई। तो ये अभूतपूर्व महामारी की आपदा है और इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक डिजास्टर आने वाला है। आर्थिक आपदा विश्व स्तर पर आने वाली है। किंतु इस वैश्विक आर्थिक आपदा के दरमियान जो देश सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है, वो है चीन, चाइना, हमारा पड़ोसी और पारंपरिक दुश्मन। ऐतिहासिक रूप से हमारे रिश्ते रहे हैं चीन के साथ, लेकिन वो भरोसेमंद साबित नहीं हुआ हमें कभी। और आज जब हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करने में, भारत की जो युवा आबादी है, आप लोग हैं, ये दुनिया के लिए उम्मीद की एक किरण है। किंतु इन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई का जो मार्केट है, जो ग्लोबल मार्केट है, उसको सबसे ज्यादा हथियार रखा है जिसने, वो है चाइना। और उस चाइना की वजह से दुनिया के सभी देश परेशान हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या जापान, अमेरिका हो या इंग्लैंड, दुनिया के सारे देश परेशान रहे। और अब जब ये महामारी फैलने के पीछे जिसे उत्तरदायी माना जा रहा है, वो चीन एक वैश्विक खलनायक के रूप में उभर रहा है। इस ग्लोबल विलेन की इमेज को दुनिया के सारे देश देख रहे हैं, चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। अमेरिका उनका अगुवा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया साथ में है, ईरान से इटली तक, स्पेन से फ्रांस तक, ब्रिटेन से जर्मनी तक, दुनिया के सारे देश एकजुट हो रहे हैं। चाइना का मार्केट निश्चित रूप से प्रभावित होगा सबसे अधिक। और जब चाइना से लोग गुड्स एंड सर्विसेज नहीं लेना चाहेंगे, तो जो उभरता हुआ बाजार है विश्व में, अपनी पॉजिटिव इमेज के लिए जाना जाता है ऐतिहासिक रूप से, वो भारत है। हिंदुस्तान इस मार्केट को ग्रैब कर सकता है और भारत के पास इकोनॉमिक रिबाउंड के लिए, आर्थिक पुनरुत्थान के लिए जो
सामने एक प्रत्याशा बन रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है। इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का स्कोप है, उसको इनकैश कराने के लिए हमारी इकोनॉमी साउंड होनी चाहिए। यदि हमारे पास मौका है सड़कें बनाने का, स्कूल और अस्पताल बनाने का, खास तौर से हॉस्पिटल्स जिनकी समस्या देखी गई, तो इसके लिए हमारे पास इकोनॉमी साउंड, मजबूत, ठोस, सुदृढ़ होनी चाहिए, और है। हमारी इकोनॉमी साउंड है। द स्कोप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसी इकोनॉमी पर बेस्ड है, जिसको हमने 6 पॉइंट खास तौर से लिए हैं, जो इकोनॉमिक जर्नल्स हैं, वहां से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं जो ग्लोबल लेवल पर, उनके विचार इंडिया के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या है, वहां से हमने ये लिए हैं 6 पॉइंट्स खास तौर से। पहला है द इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। सन 2008 में भारत इसीलिए अछूता रहा क्योंकि भारत अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है। हम बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना करें तब भी हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। भारत बहुत कुछ आत्मनिर्भर है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था है, उसका केवल 1.7% एक्सपोर्ट बेस्ड है। हमारी अर्थव्यवस्था का जो 98.3% हिस्सा है, 98% से अधिक हिस्सा वो अपने आप में, स्वयं में स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है। तो केवल 1.7% जो एक्सपोर्ट है इकोनॉमी में हिस्सा, उसको प्रभावित होने पर वो 0.7%, 0.5% रह जाए, तब भी हम बहुत अधिक प्रभावित नहीं होंगे तुलनात्मक रूप से, एज कंपेयर्ड टू द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और हमको अगर निर्माण करने हैं, हमें इंपोर्ट करना होता है, तो इंपोर्ट बेस्ड कितनी है इकोनॉमी? ओनली 2.5%। हमको मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल्स और सब चीजें, टेक्नोलॉजी सब इंपोर्ट करनी होती है। आज इंडिया में खुद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और तमाम सारे रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी केवल 2.5% ही इंपोर्ट बेस्ड रह गई है। और देखिए, दूसरा पॉइंट बहुत खास है, स्ट्रांग आईटी सेक्टर। 2008 में इतना स्ट्रांग नहीं था भारत का आईटी सेक्टर, आज और भी अधिक स्ट्रांग हो गया है। और जब कोरोना वायरस से दुनिया प्रभावित हो गई तो वर्क फ्रॉम होम की कल्चर आई, और इसी कल्चर के तहत आज हम ये वेबिनार कर रहे हैं। ये वर्क फ्रॉम होम की कल्चर की वजह से सबसे ज्यादा जो अप्रभावित रहा इस आपदा से, वो सेगमेंट है आईटी सेक्टर। आईटी के लोग सबसे अधिक अप्रभावित रहे हैं, अनअफेक्टेड। तो आईटी सेक्टर काम कर रहा है, भारत में विदेशी मुद्रा आ रही है इस आपदा के दरमियान भी, और आईटी सेक्टर की वजह से हमारी इकोनॉमी आगे भी बहुत कम होगी और वो मुद्रा का अर्जन होता रहेगा। तीसरा पॉइंट है बहुत खास, इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी मानी जाती है, एग्रीकल्चर बेस्ड। ह्यूज फूड ग्रेन्स रिजर्व है हमारे देश में इस समय, और बहुत अच्छे मानसून के प्रेडिक्शंस हैं। बहुत अच्छे का मतलब सामान्य अगर हो, पिछले लगभग 35-40 साल से लगातार हमारा मानसून सामान्य से कम वर्षा दे रहा है, और इस साल सामान्य वर्षा होने की जो उम्मीद है, ये बहुत बड़ी उम्मीद है भारत के लिए। तो इस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑलरेडी है हमारे देश में, जो भारतीय विदेशी मुद्रा का भंडार है वो पर्याप्त है, बहुत बड़ा भंडार हमारे पास पहले से है, और आगे इसके खर्च होने की संभावनाएं जो हैं वो कम होती जा रही हैं। यानी कि ये विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ने की संभावना है। क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे अधिक खर्चा होता है वो पेट्रोलियम इंपोर्ट में, जो 5वां पॉइंट देख रहे हैं, लो पेट्रो प्राइसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट में गिरते चले जा रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस गिरने से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम खर्च होगा, विदेशी मुद्रा हमारी कम खर्च होगी, साथ ही हमारी सरकार को उस पर टैक्सेस लगा करके ज्यादा रेवेन्यू,
ज्यादा राजस्व अर्जित करने और ज्यादा विकास कार्य कराने में मदद मिलेगी। और सबसे ज्यादा तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हमारी खर्च होती है। जान करके ताज्जुब होगा कि दुनिया के देशों में भारत एक ऐसा देश है जहां पर सोने के आयात पर बहुत अधिक खर्च होता है। और खास बात ये और भी अधिक ताज्जुब की बात है कि पूरी दुनिया में जब ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेज ऊपर जाते हैं तो भारत में गोल्ड की डिमांड नीचे जाती है। यानी हमारे देश में सोना जब सस्ता होता है, जितना सस्ता होगा सोना उतना अधिक लोग खरीदते हैं, जितना तो गोल्ड के इंपोर्ट की जो क्वांटिटी है वो गिरती जा रही है। इस वजह से हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार बचा रहेगा। कुल मिलाकर के विकास कार्यों के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चांसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इन दृष्टिकोण, इन पैसे के देखते हुए सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और खास तौर से आप सभी स्टूडेंट जो फ्यूचर इंजीनियर्स हैं, फ्यूचर ज्यादा अच्छा है, उम्मीद की बहुत अच्छी किरण है। आप लोग पूरी तरह से कमर कस करके तैयार रहें आगे निर्माण कार्यों में जुट जाने के लिए और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। टिप्स फॉर द फ्रेश सिविल इंजीनियर्स। स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने माइक म्यूट कर रखे हैं वो मन में सोच रहे हैं कि हम राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाएं कैसे, पहले नौकरी तो दो। मैं बताना चाहता हूं हर किसी को नौकरी कैंपस रिक्रूटमेंट से, रिटन एग्जामिनेशन से ही नहीं मिलती। नौकरी खुद ढूंढनी पड़ती है। उसी तरह से है जैसे खुद कुआं खोदना और कुआं खोद के पानी पीना, अपनी प्यास बुझाना। तो आपको मैं वो टिप्स दे रहा हूं, वो तरीके बता रहा हूं जो हमने देखे हैं, तजुर्बे से हमने सीखे हैं। हाउ टू गेट द जॉब। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने सारे टीचर्स के फोन नंबर साथ रखने हैं हमेशा, जब नौकरी करेंगे तब भी और नौकरी ढूंढ रहे हैं तब भी और ढूंढने के पहले भी। और जितने भी फील्ड में लोग काम कर रहे हैं ये टीचर्स के कांटेक्ट में हैं। आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डायरेक्टर और सिविल इंजीनियरिंग के दूसरे टीचर्स के कांटेक्ट में, तमाम सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी के, सीमेंट कंपनी के, तमाम सारे बिल्डिंग मटेरियल्स के, पेंट कंपनी के, सिरामिक्स के, तमाम सारे प्रोफेशनल्स इनके कांटेक्ट में हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी, तमाम सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो इन लोगों से कांटेक्ट बनाए रखने से आपको उन लोगों से कांटेक्ट करने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज है, वहां कांटेक्ट करने पर भी सबको मौका नहीं मिलेगा। मौका उसको मिलेगा जिसमें कुछ दम दिखेगा। दम का मतलब पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल? आपकी क्षमता कितनी है कुछ नया सीख कर नया करने की। जहां कहीं जाएंगे वो काम नया होगा। एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट के अंदर एक पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो में जाने पर आपको कुछ नया काम मिलता है। और नया काम ना हो, पुराने काम में ही रोज नई चुनौतियां, नई समस्याएं आती हैं। तो आपको हमेशा नए ढंग से काम करना पड़ता है। उन समस्याओं का जो निराकरण है, जो समाधान है, वो नए ढंग से करना पड़ता है। तो नया करने के लिए नया सीखने की क्षमता आपकी कितनी है ये परखा जाएगा, उसी के हिसाब से मौका मिलेगा। तो नया करने और नया सीखने की क्षमता कैसे डेवलप हो और कैसे पता चले लोगों को, इसके लिए आपको जहां कहीं भी जाएंगे लोग पूछेंगे कि आपका अनुभव है काम करने का। आप कहेंगे पहले नौकरी दो तभी तो अनुभव होगा। अब नौकरी देने वाला सोच रहा है इनके पास पहले अनुभव हो, और नौकरी लेने वाला सोच रहा है कि पहले नौकरी दो तब तो अनुभव होगा। तो पहले जॉब मिलेगा या पहले एक्सपीरियंस होगा? पहले मुर्गी पैदा हुई या पहले अंडा पैदा होगा? इस तरह का सवाल है। हम आपको बताना चाहते हैं नौकरी के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। सही बात है, एक्सपीरियंस जिससे पता चलता है कि आप हमारे काम को कितना अच्छा कर सकोगे। पहले जो काम आपने किया है वो कितने अच्छे ढंग से किया है वो आपसे सवाल जवाब से पता चलेगा। तो आपने कोई काम नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि आपने सीखा नहीं, आपने कुछ देखा तो होगा। आपको जाना है, जहां कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है
जहां कहीं भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई भी काम है सिविल इंजीनियरिंग का, वहां जाइए और देखिए और सीखिए और इंजीनियर से बात करने की कोशिश करिए। किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर चाहे छोटा सा मकान हो, किसी की दुकान हो, कोई फैक्ट्री हो, ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी हो, हाई राइज बिल्डिंग अपार्टमेंट फ्लैट्स हो, या फिर कोई भी ब्रिज हो, रोड हो, हाईवे हो, डैम हो, छोटा काम हो, नाली बन रही हो, नाला बन रहा हो, आप जहां कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन होता हुआ देखें, वहां जाएं और देखें और सीखें। इंजीनियर मिलता है तो बात करें, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर मिले तो उससे बात करें। और अगर ठेकेदार भी नहीं मिलता तो आप सुपरवाइजर है, वहां पर मुंशी है जो काम की देख रेख कर रहा है, उससे बात करने की कोशिश करें। और अगर वो भी नहीं मिलता तो मिस्त्री है, मिस्त्री से बात करें, पूरे सम्मान के साथ उससे बात करें और देखें और सीखने की कोशिश करें, उसके अनुभव को, तजुर्बे को, उसके ज्ञान को लेने की कोशिश करें। लेकिन बात करने से अनुभव मिलेगा, बात क्या करें, ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम किसी से क्या सवाल करें जिससे कि वो हमें बताए अपने ज्ञान और अपने तजुर्बे के बारे में। अपना अनुभव ऐसे नहीं देगा, आपको एक क्वेश्चन करना होगा। और वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि पूरी दुनिया में संतरी से मंत्री तक सबसे छोटे कम जिम्मेदारी का काम दिखाई देता है, वहां उस छोटे इंसान से लेकर के इस दुनिया के सबसे तक सबसे एक सवाल आप कर सकते हैं, और वो सवाल है कि आपका अनुभव बहुत अधिक है। जो बिल्कुल छोटा सा इंसान है अभी, जिसने 1 हफ्ते से काम करना शुरू किया, वो भी मानता है कि मुझे बहुत अनुभव है। जिस बच्चे ने अभी मोटरसाइकिल चलानी शुरू की, वो सबसे ज्यादा तेजी से चला रहा है, क्योंकि 1 हफ्ते का अनुभव वो सबसे अधिक मानता है। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ेगा, उसकी मोटरसाइकिल की, बाइक की स्पीड घटती जाएगी, जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा। आप ये मान लीजिए कि जिसका अनुभव कम है, वो भी कुछ खास अनुभव रखता है जो दूसरों से अलग है, और उस अनुभव को आपको लेना है, तो आपको उसकी तारीफ करनी होगी। तभी वो खुश होकर के अपना सम्मान मानते हुए आपसे बात करेगा, अनुभव देगा, ज्ञान देगा। आप यही कहें कि आपका इतना अच्छा अनुभव है, आपको बहुत अच्छा तजुर्बा है, ज्ञान है, आपके सामने रोज नई नई समस्याएं आती हैं। आपके काम में सबसे बड़ी समस्या कौन सी आती है, और उस सबसे बड़ी समस्या प्रॉब्लम in your routine work, and how do you resolve that problem? मैं आपको बताऊं, समस्याएं अलग होती हैं और हर दिन की समस्याएं अलग हैं, लेकिन हर कोई उन समस्याओं को अलग ढंग से सुलझाता है। आपका जो ये सवाल है, ये सवाल इंसान का संबंध है जिससे आप बात कर रहे हैं, चाहे वो मिस्त्री हो, ठेकेदार हो, मुंशी हो या इंजीनियर हो, वो आप अपना सम्मान मानते हुए आप अपने ज्ञान का निचोड़ दे देगा, तजुर्बे का पूरा खजाना खोल देगा आपके सामने, आपको बताएगा, सिखाएगा। तमाम सारे लोग 1 साल की ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बावजूद कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि इंजीनियर कुछ नहीं बताता, कुछ नहीं सिखाता। आप मान लीजिए कि हर कोई बराबर नहीं सीखता है। एक ही जगह पर दुर्योधन और अर्जुन ट्रेनिंग कर रहे हैं एक ही गुरु से, लेकिन बराबर नहीं सीखते। जो ज्यादा सीखने की क्षमता रखता है, ज्यादा सीखने का गुण रखता है, आपको वो गुण रखना है। तो आप उससे सीख करके आएंगे, साइट पर जाएंगे, कुछ देखेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ वो बताएगा, सिखाएगा, आप उसे अपने सीवी में लिखें, अपने बायोडाटा में लिखें। यही तीसरा पॉइंट है, अपने बायोडाटा को आप समृद्ध करें। अपने बायोडाटा की एनरिचिंग करने के लिए उसमें लिखना होगा, हमने ये वेबिनार अटेंड किया, हमने इसके पहले भी सेमिनार कौन कौन से अटेंड किए, कौन सी ट्रेनिंग, कौन से सिंपोजियम, कौन से वर्कशॉप, कौन सी कॉन्फ्रेंसेस हमने अटेंड की और उनमें क्या सीखा। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा कि आप एक पेन और पेपर लेकर बैठें। ये केवल आज के लिए नहीं है, जिंदगी भर हमेशा अपनी पॉकेट में एक पेन और एक कागज रखिए, नोट करते जाइए, जहां पर भी जो कुछ भी देखिए, सीखिए, उसे नोट करिए। आप टेढ़ी मेढ़ी लकीर केवल खींच दीजिए, पूरा नहीं लिख सकते, उस टेढ़ी मेढ़ी लकीर को दोबारा देखेंगे, आपको याद आ जाएगा उस समय क्या हो रहा था और कैसे हो रहा था। आपको अपने बायोडाटा में इतने वेबिनार, सेमिनार और ये प्रोजेक्ट जो आपने लिख दिया, उसके बारे में वो पूछेगा। इसीलिए वो अनुभव मांगता है, कहां पर आपने पहले कुछ सीखा है,
कहां पर आपने काम किया और सीखा है उसके बारे में हम बात करें तो हमें पता चले। जो नौकरी देना चाहता है वो सीखा हुआ इंसान कम और सीखने लायक इंसान ज्यादा ढूंढ रहा है। जो सीखने लायक नहीं है वो किसी के काम का नहीं है, क्योंकि वहां नया काम होगा, चाहे जितना अनुभव हो आपका, और उस नए काम को करने के लिए आपके अंदर सीखने की क्षमता होनी चाहिए। तमाम सारे लोग बड़े घमंड में होते हैं कि हमने तो सब कुछ सीख लिया, लेकिन घमंड रखने वाले लोग फिर आगे सीखना बंद कर देते हैं, आगे बढ़ते नहीं है, और कोई उनको अपने यहाँ काम पर रखना नहीं चाहता। काम पर रखेगा भी तो आपसे उम्मीद नहीं रखेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सीखने की क्षमता अगर विकसित कर ली आपने तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और आपके बायोडाटा में ये लिखा होगा प्रोजेक्ट्स एंड साइट्स विजिटेड, और इनमें आपका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो समर ट्रेनिंग आपने किया, फील्ड ट्रेनिंग, जो इंटर्नशिप आपने की, वो अलग है। उससे अलग आपने स्वेच्छा से, वॉलंटियरली आपने अपनी इच्छा से, जिज्ञासा से, क्यूरियोसिटी की वजह से आपने जा करके देखा, कहीं सीखा। इसका बड़ा महत्व है भाई। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो समर ट्रेनिंग, जो फील्ड ट्रेनिंग, जो इंटर्नशिप थी, उसके तो नंबर थे, डिग्री पाने के लिए वो जरूरी थी, इसलिए आपने किया। उसमें हो सकता है ज्यादा न सीखा हो। जहां पर आप अपनी इच्छा से जा रहे हैं, सिर्फ सीखने के लिए ही जा रहे हैं, वरना आप वहां ना जाते, आप नानी के घर, मौसी के घर चले गए होते, दोस्तों के घर, यारों के घर, रिश्तेदारों के घर जाकर के मजे कर रहे होते, घूम रहे होते। लेकिन आपने वो सब छोड़ करके उस जगह पर गए जहां कुछ सीख सकते थे। ये आपकी सीखने की क्षमता को प्रोजेक्ट करेगा, और इसी से आपको मिलेगी नौकरी, और इसी से मिलेगा आपको पैकेज। नौकरी तो मिल जाती है लोगों को, लेकिन अच्छा पैकेज नहीं मिलता, और अच्छा पैकेज भी मिल जाता तो आगे बढ़ते नहीं है, क्योंकि जिस समय उनका इंटरव्यू, रिटन टेस्ट हुआ, उस समय उनकी योग्यता अलग थी। लेकिन काम करने में बड़े बड़े टॉपर भी, जो पहले टॉप पर थे, वो बाद में फ्लॉप हो जाते हैं। काम करने में आपकी क्षमता कैसी होगी, ये जब दिखाई देगा तभी आप कैरियर आगे बढ़ेगा। तो अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है तेजी से, तो आपको जरूर है। और आगे जो टेक्निकल डिस्कशन है, मिस्टर राजेश मिश्रा जी उसके बारे में बात करेंगे। मैं उसकी केवल आउटलाइन आपको बताता हूं कि बिल्डिंग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे वो, और बिल्डिंग की उन प्रॉब्लम्स के बारे में जिनके बारे में वो बात करेंगे वो ये हैं, कहीं काई लग रही है मकान में, कहीं फंगस यानी कि फफूंदी। तो काई या एल्गी जहां धूप पहुंचती है वहां लगती है, फफूंदी वहां लगती है जहां धूप यानी कि सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं पहुंचती हैं, तो वहां हरे रंग की काई नहीं लगेगी। काई हरे रंग की बाहर लगती है, जो सूख करके काली हो जाती है। अंदर जहां पर फफूंदी लग रही है वो बीमारी पैदा कर रही है, वो जहर है। और जो क्रैक्स होते हैं, स्ट्रक्चरल क्रैक्स की बात नहीं करेंगे राजेश मिश्रा जी, वो क्रैजिंग की बात करेंगे। जो बारीक हेयर क्रैक्स हैं, स्पाइडर वेब नेचर, मकड़ी के जाल जैसे, उनको कैसे छुपाया जा सकता है। कोई भी पुताई करो उसके ऊपर वो आ जाते हैं, वो बताएंगे कैसे छुपाया जा सकता है। आपकी ये जानकारी साइट पर जाने के बाद आपके काम को कारगर बनाएगी, और उसी से आप आगे बढ़ेंगे। डैम्पनेस सबसे बड़ी बीमारी है दुनिया में, मकानों की सबसे बड़ी बीमारी है नमी, क्योंकि सीलन या नमी या डैम्पनेस जो है वो फैलता है चारों ओर, तो उड़ जाता है दीवारों से, प्लास्टर से, कंक्रीट के ऊपर आकर के। जब उड़ेगा पानी तो नमक वहीं जमा हो जाएगा, उससे होगा इफ्लोरेसेंस। साल्ट डिपॉजिट से लोना, नोना या नोंची, लोना कहें, नोना कहें, नोंची कहें, इंग्लिश में जो इफ्लोरेसेंस है डिपॉजिट से होता है। इसमें क्लोराइड और सल्फेट साल्ट नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बचाने का क्या तरीका है, डैम्पनेस से, लोना से बचाने का क्या तरीका है, वो प्रोडक्ट क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बारे में राजेश मिश्रा जी आप लोगों से बात करेंगे। टाइल्स उखड़ जाते हैं, आप देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बहुत पैसा लगा के बनती हैं, और उनके टाइल्स कुछ ही दिनों के बाद उखड़ जाते हैं, बहुत भद्दा लगता है। उतनी ऊंचाई पर जाकर के टाइल्स लगाना महंगा काम है, टाइल्स भी महंगा, और ऊपर जाके लगाना, और फिर उखड़ जाने पर कितना अफसोस होता होगा, सोचिए जरा। ये टाइल्स भी उखड़ते हैं, और भी तमाम सारी प्रॉब्लम्स आती हैं मकानों में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता दें, मकान बनाने से आती है। जितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है दुनिया में, उतना ही ज्यादा विकास के साथ आ रहा है विनाश, यानी कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से गर्मी बढ़ रही है,
गर्मी बढ़ने से तमाम जीव जंतु मर रहे हैं, वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं, कीड़े मकोड़े तो छोड़िए, चिड़िया भी, पंछी भी, और इंसान का नंबर आ रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे घटेगी? पावर हाउस घटाने होंगे, बिजली का खर्चा घटाना होगा। बिजली का खर्चा घटाने के लिए हमें एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग बनानी होंगी। एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग बनाने के लिए चाहे वो ब्लॉक मैसोनरी हो या पीओपी या जिप्सम, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना होगा। सब से बातचीत करेंगे, और हमारी सीमेंट के बजाय, सीमेंट से बनाने से भी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, तो सीमेंट के बजाय कौन सी चीज इस्तेमाल हो सकती है, वो सब बातें वो लोग वो करेंगे मिस्टर राजेश मिश्रा जी। तो हम चाहेंगे कि अब हम अपनी स्क्रीन को शेयर करना बंद करते हैं और राजेश मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आगे का डिस्कशन जारी करें, आगे बढ़ाएं। हेलो। यस सर। हाँ, यस राजेश जी, बिल्कुल सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। यस सर। हाँ हाँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर, दिख रही है आपकी स्क्रीन। हाँ। इसको फुल उसमें स्क्रीन में फुल मोड पे ले लीजिए। फुल मोड में कर लिया है सर, दिख रहा है ना? ओके ओके ओके। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने सर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा टिप्स दिया, जिससे कि वो निकलने के बाद किस तरीके से जॉब पा सकते हैं। ओके जी जी जी। हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताते हुए। जेके ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, और ये स्टूडेंट्स को और फैकल्टी या जो भी लोग हैं इसमें, उनको जानना जरूरी है कि 125 ईयर्स हो गए हमारे कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जेके ऑर्गेनाइजेशन। और उसके तहत बहुत सारे प्रोडक्ट जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के तहत बनते हैं, जैसे टायर, जेके टायर, पल्प, रेडीमेड, अपैरल्स, वुलन, टेक्सटाइल्स, शुगर, फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स। और एनुअल ग्रुप टर्नओवर जो है $2 बिलियन है। वर्क फोर्स ऑफ मोर देन 25,000 एम्प्लॉय जो कि जेके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। और हम लोग बात करते हैं कंपनी बैकग्राउंड का, तो जेके ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, जेके ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय श्री जोगीलाल सिंघानिया और श्री कमलापत सिंघानिया जी। और उसके बाद सर पद्मपत सिंघानिया जी ने 1954 तक किया। उसके बाद गौर हरि सिंघानिया साहब रहे। और उसके बाद अभी वर्तमान में हमारे जो चेयरमैन और एमडी दोनों हैं, श्रीमान यदुपति सिंघानिया जी हैं, और वो खुद आईआईटी कानपुर के पास आउट सिविल इंजीनियर हैं। और आज जो हम लोग प्रोडक्ट देख रहे हैं वो उन्हीं की सोच रही है, उन्हीं की एडवांस सोच, जो आज हम लोग व्हाइट सीमेंट और व्हाइट सीमेंट से बने हुए प्रोडक्ट मार्केट में देख रहे हैं। हमारे चेयरमैन और एमडी को अवार्ड मिला, बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला हुआ है, जो आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा है। और हमारी प्रोडक्ट को, जेके वाल पुट्टी और जेके व्हाइट सीमेंट को सुपर ब्रांड का अवार्ड मिला है, प्रेस्टिजियस अवार्ड सुपर ब्रांड का मिला हुआ है। यानी हम लोग क्वालिटी और सर्विस दोनों पे बिल्कुल ध्यान देते हैं, जिस वजह से हमारी कंपनी का प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज और सर्विस वाइज दोनों बेटर है, और हम लोगों को सुपर ब्रांड का अवार्ड मिला। और इसके अलावा जेके सुपर सीमेंट, जेके ग्रे सीमेंट भी हमारी कंपनी बनाती है, तो ये भी अवार्ड जो है हमारी कंपनी को मिला हुआ है। JK Cement Limited is a pioneer in manufacturing world-class cement of different types and graded in India. तो कंपनी ने जो स्टार्ट किया अपना प्रोडक्शन व्हाइट सीमेंट का 1984 में, जैसा कि बुक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, बिल्डिंग मटेरियल में। लेकिन व्हाइट सीमेंट बहुत ही छोटा, करीब 15 से 20 लाइनें हैं जो कि दिखती हैं, बाकी डिटेल्स नहीं है। हमारी कंपनी ने ही सबसे पहले इंडिया में व्हाइट सीमेंट बनाना शुरू किया 1984 में। और उससे पहले एक कंपनी बनाती थी, आपने भी पढ़ा होगा, 1956 में, TCL, त्रावणकोर सीमेंट लिमिटेड कंपनी, जिनका प्लांट केरला में कोट्टायम जगह है, और वहां पे उन्होंने स्टार्ट किया था। और सी सेल से वो बनाते थे, ना उतनी ज्यादा मात्रा थी उनके पास, क्वांटिटी रॉ मटेरियल था, और वो उससे पूरे एरिया को कवर नहीं कर पाते। तो हमारी कंपनी ही पहली कंपनी है जिसने कि व्हाइट सीमेंट 1984 में स्टार्ट किया, और वो भी चूना पत्थर बेस। और अभी आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेके व्हाइट सीमेंट जो है, थर्ड लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ व्हाइट सीमेंट है वर्ल्ड में। और हम लोग तमाम देश ऐसे हैं जहां की व्हाइट सीमेंट अपना सप्लाई करते हैं। और हमारा एक प्लांट फुजैरा में, दुबई के पास एक फुजैरा जगह है,
जहां हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने लगा रखा है, और ड्यूअल, जहाँ की व्हाइट सीमेंट भी बनता है और ग्रे सीमेंट भी बनता है और पुट्टी भी बनती है। तो इस तरह से हम लोग काफी इंटरनेशनल मार्केट को भी कैप्चर कर रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि आने वाले समय में हम लोग काफी और अच्छा कर सकते हैं अपने देश के लिए। और हमारी कंपनी को इस तरह के ISO सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, ISO 9001 2015 क्वालिटी के लिए, ISO 14001 2015 एनवायरमेंट के लिए, ISO 45001 ओसास के लिए मिले हुए हैं, ISO 5001 ENMS के लिए मिले हुए हैं। तमाम सर्टिफिकेट जो ALR की हुए संस्था है उसके द्वारा हम लोगों को मिला हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन कॉर्पोरेट टेक्निकल एक्सपर्टाइज जो हम लोगों ने लिया है FL स्मिथ एंड कंपनी डेनमार्क के सहयोग से, हम लोगों का प्लांट गोटन में लगा। Our unit have latest technology process control including gamma matrix analyzer, RoboLab, automatic blend analyzer which ensures the consistent quality. Quality के मामले में हम लोग बिल्कुल समझौता नहीं करते। इस वजह से हम लोग अगर फील्ड में रहते हैं, जो कि हम लोग कंप्लेन हैंडल करते हैं, तमाम ऐसी कंप्लेन आती रहती हैं, लेकिन बड़े धड़ल्ले के साथ साइट पे जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि हमारी क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छी है। QCX and QRDX, quality control by X-ray analyzer, X-ray diffractometer to automatically control the quality of raw mix composition of clinker. Complete operations controlled by physiologic system from mining to packing. ये सारा जो सिस्टम है वो फिजियोलॉजिक सिस्टम पे कंट्रोल होता है। सारा ऑटोमेटिक प्लांट है हमारी कंपनी का। तमाम तरह के जो है हम लोगों को सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। ये हमारा प्लांट है। जैसे गोटन में हम लोग व्हाइट सीमेंट भी बनाते हैं, ग्रे सीमेंट भी बनाते हैं और वाल पुट्टी भी बनाते हैं। तमाम नए प्रोडक्ट भी हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा हमारा प्लांट मांगरोल में है, जहां ग्रे सीमेंट बनता है। निम्बा हेड़ा में 1974 में कंपनी ने ग्रे सीमेंट स्टार्ट किया था और उसकी कैपेसिटी आज बढ़ करके काफी अच्छी हो गई है। इसके अलावा झारली में हमारा ग्राइंडिंग यूनिट है, कटनी में हमारा वाल पुट्टी का ग्राइंडिंग यूनिट है, मुधोल में हम लोग ग्रे सीमेंट बना रहे हैं। इसके अलावा अभी ग्रे सीमेंट का प्लांट ग्राइंडिंग यूनिट हम लोगों ने अलीगढ़ में भी स्टार्ट किया है, जिससे कि यूपी के जो पार्ट छूटे हुए हैं वहां ग्रे सीमेंट सप्लाई कर सके। और हम लोगों की कंपनी का UAE में प्लांट है जो फुजैरा में है, और उससे हम लोग काफी एरिया जो छूटे हुए थे इंटरनेशनल मार्केट जो नजदीक के, वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग तमाम कंट्री जो आपको इसमें स्लाइड में दिख रहा है, तमाम ऐसी 40 से 42 देश ऐसे हैं जहां हमारा व्हाइट सीमेंट पुट्टी जा रहा है। और ये हमारे प्लांट का फिगर है, फुजैरा का है, गोटन का है, कटनी का है। हम लोग बात करते हैं, चूंकि सिविल इंजीनियर हैं सारे और कुछ भावी सिविल इंजीनियर हैं जो कि फील्ड में जाएंगे। हम भी जब 1992 में ग्रेस अपना जो है बीटेक कंप्लीट किए थे, तो मुझे भी लगता था कि हम बहुत बड़े सिविल इंजीनियर हो गए। लेकिन फील्ड में जाने के बाद हमें मिस्त्री से भी सीखना पड़ता है। हमने अपना जॉब स्टार्ट किया था पुलिस आवास निगम से, और एक बाढ़ू ठेकेदार हुआ करते थे। मैं उनके पास जाके बैठता था कि कैसे काम करा रहे हो, किस तरीके से आप जज करते हो। तो हमें कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर उनके साथ, मिस्त्री के साथ बैठ रहे हैं या ठेकेदार के साथ बैठ रहे हैं, तो वो हमारे को नीचा समझेगा। नहीं, वो हमें सिखाएगा, क्योंकि उसका ज्ञान बहुत अच्छा है। जैसा कि सर ने कहा, बहुत अच्छा कहा कि हमें कभी भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए, हमें किसी के पास जाकर के बैठ जाना चाहिए। हमारे एक बीवी सिंह साहब थे पुलिस आवास निगम में, वो साइड पे आते थे और जो रोड़ी पड़ी होती थी गिट्टी, वहीं बैठ जाते थे। बोले यार हम सिविल इंजीनियर हैं, वी आर रफ एंड टफ, हम कहीं भी किसी भी जगह जाके काम कर सकते हैं। तो हमें जानकारी लेकिन हासिल करना है, तो हम किसी भी लेवल पे जाकर के उससे जानकारी लेंगे, ताकि हम लोग अपने आप को स्ट्रांग हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक शेयर करना चाहता हूँ, हालांकि बहुत समय नहीं है। एक ठेकेदार था और वो मेरी परीक्षा ले रहा था। मैंने ज्वाइन किया, बोला लेआउट करना है आपको सर। और लेआउट किसका करना है? बोला कि सीढ़ी का, स्टेयरकेस का लेआउट करना है। उन्होंने समझा कि भाई ये तो ऐसे ही आ गए हैं पढ़ करके, और इनको क्या जानकारी होगी। लेकिन हाँ, मैंने चूंकि प्रैक्टिकल भी वहां अपने कॉलेज में भी किया था लेआउट का, तो हमने बाकायदे उसके कहने पे तुरंत मैं नहीं गया, और मैंने बाकायदे उसका पूरा अपने आप जो होमवर्क तैयार किया, पूरी ड्राइंग तैयार की, और जा करके उससे कहा हमने का सूत लाओ, तुम जो है वो नील को घोल करके लाओ, उसके बाद मैं तुम्हें लेआउट कराता हूँ। और मैंने कंप्लीट लेआउट जब उसको करा दिया, लैंडिंग और स्टेप सारे, तो उसके बाद उसने कहा कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, मैंने सोचा कि साहब ऐसे ही आ गए आप पढ़ कर। तो इसलिए हमें स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है प्रैक्टिकली। केवल हम नॉलेज रखें, मान लीजिए सर ने कहा ना कि बहुत अच्छा नॉलेज है, हमने टॉप कर लिया अपने कॉलेज में, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रखते हैं तो हम फेल्योर हैं। तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। सीमेंट क्या है? सीमेंट इज द इनऑर्गेनिक वेरी फाइन हाइड्रोलिक बाइंडर है। एक हाइड्रोलिक बाइंडर है जो इनऑर्गेनिक मटेरियल को
पीस करके, आर्जिलेसियस और कैलकेरियस मटेरियल को पीस करके बनाया जाता है, पका करके बनाया जाता है। पहले वेट प्रोसेस था, बाद में ड्राई प्रोसेस हो गया और ड्राई प्रोसेस ही चल रहा है। और ये मिनरल फेजेस हैं पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर के, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, MgO, K2O, NTO, Na2O, जो कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये एल्कलीज हैं। मैं कुछ पॉइंट इसमें से डिस्कस करूंगा क्योंकि प्रोडक्ट सारे हैं, उनको बताना जरूरी है। और सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, CaSO4 है, जिप्सम जो कि 3 से 5% ही डाला जाता है केवल सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए। और ये मिनरल कंपोजिशंस हैं जो कि ये बनते हैं हमारे, जैसे ही पानी के साथ सीमेंट का रिएक्शन होता है तो ये फॉर्म होते हैं, जो कि बोग्यू कंपाउंड कहे जाते हैं। आपने पढ़ा होगा बुक्स में, बोग्यू कंपाउंड, C3S जिनको एलिड भी कहा जाता है, और C2S, C3A, C4AF, ये चारों कंपाउंड मेन कंपाउंड हैं सीमेंट के, जिनको ध्यान रखना चाहिए। और इन्हें जैसे ही हम सीमेंट में पानी डालते हैं तो विद इन 24 आवर्स C4AF और C3A फॉर्म होता है, और उसके बाद फिर 7 डेज तक C3S का रिएक्शन चलता है। और जो C2S आप देख रहे हैं, C2S ये काफी लंबे समय तक चलता रहता है, और हमने तो बुक में ये भी पढ़ा कि 365 दिन तो चलता ही चलता है, और उसके बाद भी इसके रिएक्शन होते रहते हैं। और वो आपने अक्सर देखा होगा कि छत में क्रैक्स नहीं आया, हमने ध्यान नहीं दिया, उस समय ऐसा लगा कि ये सब ठीक हो गया, और बाद में वो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना है, जैसा कि सर ने कहा, क्यूरिंग का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और हम टेस्ट की बात करें सीमेंट की, क्योंकि कई साइटें ऐसी होती हैं, बड़ी साइटें भी होती हैं, आपको छोटी साइट पे भी काम करना होगा, किसी बिल्डर के यहाँ काम करना होगा, तो हम वहां पे हो सकता है हमारे पास लेबोरेटरी ना हो। हम कैसे सीमेंट को टेस्ट करें, या कैसे हम स्टील को चेक करें, कैसे हम ब्रिक्स को चेक करें? तो हमारे पास इतना फील्ड टेस्ट जो है आना चाहिए। जैसे सीमेंट के बारे में अगर हम बात करें, कलर कैसा होना चाहिए? ग्रे कलर होना चाहिए, ग्रेइश कलर होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे ही सीमेंट को हम किसी बकेट में डालें तो वो नीचे बैठना चाहिए, ना कि ऊपर तैरना चाहिए, यानी श्रिंक होना चाहिए, वो फॉर्मेशन करना शुरू कर दे, यानी हमारी प्रॉपर्टी ठीक है। इसके अलावा अगर सीमेंट के बैग हमने खोला और अपने हैंड को इंसर्ट किया, तो इंसर्ट करने के बाद हमें कोल्ड फील होना चाहिए। और अगर हमने सीमेंट के बैग को खोला और उसमें से कुछ सीमेंट लेकर के हमने देखा कि उसमें हार्ड लम्प्स बने हुए हैं, अगर हार्ड लम्प बने हुए हैं, इसका मतलब कि वो हार्ड लम्प्स बने हुए हैं, काफी समय का सीमेंट रखा हुआ है और वो सीमेंट योग्य करने लायक नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें चेक करना चाहिए। हमारे पास प्रयोगशाला नहीं है, हमें स्ट्रेंथ भी देखना है, तो हम एक छोटा सा प्लेट उसको कास्ट करेंगे, और कास्ट करने के बाद हम उसको एक दिन तक पूरी उसकी क्यूरिंग करेंगे, और उसको टेस्ट कर सकते हैं, तोड़ करके देख सकते हैं कहीं पाउडर तो नहीं बन रहा है। तो ये सारे फील्ड टेस्ट हैं और इनको हमें करना चाहिए। इसके अलावा लेबोरेटरी टेस्ट है सीमेंट का, जिसमें केमिकल कंपोजिशन है, इसके अलावा फाइननेस है। फाइननेस चूंकि पहले सीव एनालिसिस से करते थे, ब्लेन एयर परमिबिलिटी टेस्ट है, जिससे हम फाइननेस चेक करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं क्यूब बना करके। ये सारा आप लोगों ने लैब में किया होगा स्टूडेंट्स ने, और आपके टीचर ने जरूर कराया होगा, क्योंकि ये सिविल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट। और इसके अलावा टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जिनको हमें चेक करना चाहिए। कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर हम चेक नहीं करते हैं, अगर हमने वाटर सीमेंट रेशियो कैलकुलेट नहीं किया है, उसको एसेस नहीं किया है, तो हम बाकी टेस्ट इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम भी नहीं कर पाएंगे, तो वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा साउंडनेस टेस्ट है, जो कि ली चैटलियर के द्वारा किया जाता है। और साउंडनेस क्या होता है? फ्री लाइम या फ्री मैग्नीशिया। तो साउंडनेस टेस्ट हम ऑटोक्लेव से भी करते हैं, जो कि लाइम भी निकाल सकते हैं और उससे मैग्नीशिया भी निकाल सकते हैं। तो तमाम ऐसे टेस्ट हैं जिनको हमें बिल्कुल जानना चाहिए, और ये आपको पूछा भी जाएगा जब आप अभी इंटरव्यू में जाएंगे, तो आपसे जरूर क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए आपको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ सीमेंट, तमाम तरह के सीमेंट हैं, बस कुछ ही सीमेंट जो कि मार्केट में ज्यादा रहते हैं, बाकी स्पेशल सीमेंट हैं जिनको ऑन डिमांड ही बनाया जाता है, कंपनियां ऑन डिमांड ही बनाती हैं। जैसे 33 ग्रेड सीमेंट, 43 ग्रेड सीमेंट की बात करें ओपीसी की, 53 ग्रेड सीमेंट की बात करें, ये इनके आईएस कोड हैं। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की बात करें, ये इसके आईएस कोड हैं। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें कि C2S की मात्रा घटा दी जाती है, जिससे लो हीट जनरेट होता है,
तो ये सारे सब कुछ डिपेंड करता है वोग्यू कंपाउंड पे, हम उन्हीं को कम ज्यादा करके इन सीमेंट को बना सकते हैं। या कुछ हाइड्रोफोबिक सीमेंट जैसे है, उसके अंदर हम कुछ ऐसे वाटर प्रूफिंग कंपाउंड डाल देते हैं जिससे कहीं अगर उस सीमेंट को रखा जाए तो वो जल्दी खराब ना हो, काफी समय तक उसको स्टोर किया जा सके उन जगहों के लिए जहां की वहां पे ज्यादा मॉइस्चर है। पीपीसी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है, फ्लाई एश बेस है, कैल्साइन क्ले बेस है, मैसोनरी सीमेंट है, हाई एल्यूमिना सीमेंट है जिसमें C3A की मात्रा बढ़ा दी जाती है, सुपर सल्फेटेड सीमेंट है जिसमें कि सल्फेट अटैक कम से कम हो तो उसका ध्यान रखा जाता है। ये हम लोग ज्यादातर जो फाउंडेशन ग्राउंड में है उनमें इस्तेमाल करते हैं, या मैसिव वर्क जहां पे हो उस तरह वहां इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेन जो हमें बात करना, व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट की बात करना है, क्योंकि हम लोग व्हाइट सीमेंट डिवीजन से हैं और उसके क्या क्या प्रोडक्ट, जैसा कि सर ने बोला कि तमाम तरह की ऐसे प्रॉब्लम है और हम लोग सारे लोग चूंकि फील्ड से हैं, मेरा भी लगभग 25-26 इयर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो हमने यही पाया कि हम जहां कहीं भी लापरवाही बरतते हैं वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तमाम तरह की प्रॉब्लम है जो कि हम देखते हुए भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा जरूरी साइट पे क्या होता है, साइट सुपरविजन। साइट सुपरविजन शुड बी स्ट्रांग, अगर हम वो स्ट्रांग नहीं रखते हैं तो सारी चीजें बेकार हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है व्हाइट सीमेंट डिवीजन का, जिसमें हम लोग वाल मैक्स वाल पुट्टी बनाते हैं, सील्ड मैक्स पुट्टी भी 3 तरह की बनाने लगे हैं। अगर आप स्टूडेंट्स को भी ध्यान होगा, अगर आपने देखा होगा कि 2001 से पहले कोई पुट्टी नहीं आती थी, किसी तरह की पुट्टी नहीं आती थी, और वो केवल खड़िया मिट्टी, चाक मिट्टी उसका इस्तेमाल करके या पीओपी का इस्तेमाल करके ही दीवार को स्मूथ बनाते थे। कि पुट्टी का मेन फंक्शन ही है दीवार को एक लेवल देना, एक स्मूथ देना, एक बेस तैयार करना, जिससे हम पेंट करें तो वो पेंट ज्यादा अच्छा लगे और पेंट ज्यादा एब्जॉर्ब भी ना हो। तो इसलिए वाल पुट्टी बनाई गई। लेकिन वाल पुट्टी नॉर्मल हमारी वाल मैक्स वाल पुट्टी के नाम से है, दूसरी वाल पुट्टी है हमारी सील्ड मैक्स, तीसरी वाल पुट्टी है हमारी लेवल मैक्स, जिसको हम रेडी मिक्स मोर्टार भी कह सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय ड्राई मिक्स मोर्टार का ही है, जो कि आपको ड्राई मिक्स मोर्टार ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा हमारा प्राइमेक्स है जो कि व्हाइट सीमेंट बेस्ड प्राइमर है, इंडिया में पहली बार हमारी कंपनी ने बनाया है। इसके अलावा हम लोग टाइल एडहेसिव में भी आ गए हैं और जिप्सो मैक्स, प्लास्टो मैक्स भी बना रहे हैं, बॉन्ड मैक्स बना रहे हैं। तो तमाम ये प्रोडक्ट हैं हमारे, जैसे कि 14 प्रोडक्ट ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं और इनकी हम बात करेंगे। व्हाइट सीमेंट के बारे में सभी लोग जानते हैं कि व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट में केवल कलर का अंतर है, लेकिन रॉ मटेरियल का भी अंतर है। अगर रॉ मटेरियल की हम बात करेंगे तो व्हाइट सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल ऐसा चाहिए जिसके अंदर आयरन, मैग्नीज और कॉपर ये बिल्कुल कम होना चाहिए। इसी वजह से व्हाइट सीमेंट हमारा गोटन में ही प्लांट क्यों डाला गया, क्योंकि वहां का रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का है और आयरन कंटेंट 0.25% से भी वहां कम है। इस वजह से हम इंडिया में बेहतर सीमेंट दे रहे हैं और वर्ल्ड में भी तीसरे नंबर पे हम लोग आ गए। तो व्हाइट सीमेंट के बारे में विशेष बात न करते हुए सभी लोग जानते हैं व्हाइट सीमेंट के तमाम उपयोग हैं जिनसे ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसमें मेन रोल व्हाइट सीमेंट का भी है। तो इसके अलावा व्हाइट सीमेंट से फ्लोरिंग होती है, मार्बल भी पहले लगाया जाता था, लेकिन अब मार्बल के लिए टाइल एडहेसिव भी आ चुका है व्हाइट सीमेंट बेस। और इसके अलावा तमाम ऐसे टेक्सचर वर्क हैं, ग्रीट वाश है, चाइना मोजाइक है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि व्हाइट सीमेंट से किए जाते हैं। व्हाइट सीमेंट से वाल पुट्टी बनती है जिसका नाम है वाल मैक्स। हमारी वाल पुट्टी क्यों बेहतर है, क्योंकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ पॉलीमर का इस्तेमाल किया है। और इसके फीचर क्या है व्हाइट पुट्टी के, वाल पुट्टी के, स्मूथ फाइन पाउडर, ये फाइन पाउडर होता है, गुड टेंसाइल एडहेशन, अगर हमने उसके ऊपर दीवार के ऊपर लगाया है तो ये तभी छोड़ेगा जब दीवार में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, अदरवाइज ये पूरी तरह से उसकी लाइफ, जितनी प्लास्टर की लाइफ है उतनी ही लाइफ पुट्टी की लाइफ होती है। और सेल्फ क्यूरिंग है, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में ग्रे सीमेंट का भी वर्क होता है तो लोग क्यूरिंग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, बट करना चाहिए। अगर आप सिविल इंजीनियर, आप भावी सिविल इंजीनियर अगर फील्ड में होंगे, कल को स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं, तो इस पे विशेष ध्यान रखिए कि अगर कहीं भी सीमेंट का काम हो रहा है तो जहां अप्लाई किया जा रहा है उसको भी पहले क्योर करना है, जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद करने के बाद भी हमें तराई करनी है, तब जाकर के सीमेंट की हाइड्रेशन कंप्लीट होगा। अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो हमें प्रॉब्लम आएगी, सीमेंट की सेटिंग नहीं होगी। और तमाम तरह के जो क्रैक्स की बात सर कर रहे थे वो क्रैक्स भी डेवलप होते हैं, उसके कई कारण है। अगर क्रैक्स के ऊपर भी आप बात करेंगे तो कई कारण होते हैं, लेकिन मेन कारण जो है उन चीजों को विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। डैम्प रेजिस्टेंट भी है। डैम्प रेजिस्टेंट की अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि वाटर प्रूफ हो गया,
बट ये वाटर रेजिस्टेंट है। अगर हमने बाहर से पानी डाला तो अंदर पानी नहीं जाएगा, बट यदि अंदर से हमेशा पानी रिस रहा है, कई बार आप देखते होंगे कि लोग विदाउट डीपीसी लेयर मकान बनाए हुए हैं, तो जो कैपिलरी एक्शन के द्वारा पानी ऊपर चढ़ता है, उस पानी से कभी भी आप किसी भी चीज को परमानेंटली नहीं बचा सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने ऐसे बनाए हैं जिससे कि वहां इस पुट्टी से ज्यादा टिकाऊपन रहेगा। उसकी बात भी आगे हम करेंगे। ये इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, क्योंकि अभी तक पुट्टी के लिए कोई कोड, आईएस कोड नहीं है, लेकिन आगे अभी चल रहा है, जैसा कि सर लोग अभी मिल रहे हैं कई जगहों से जाकर के, और हो सकता है कि आने वाले समय में इसका भी आईएस एक स्पेसिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अभी जेके का स्पेसिफिकेशन है और सिंगापुर हाउसिंग बोर्ड के आधार पे हम लोगों ने वॉल पुट्टी तैयार किया है, वॉल पुट्टी, और ये अपना स्पेसिफिकेशन बनाया है, जिसका टेस्ट रिजल्ट आपको दिख रहा है। इसकी कास्ट आती है ₹4.43, मात्र केवल ₹4.25 में हम अपनी बिल्डिंग में एक खूबसूरत वॉल पुट्टी से करा करके अपनी बिल्डिंग का एक एलिवेशन सुधार सकते हैं, बिल्डिंग की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो आप जहां भी अगर कहीं काम करें, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट ही लगवाएं, क्योंकि कई बार कंफ्यूज होते हैं। साइट पे हम भी साइट पे थे, बहुत सारे लोग आ जाते थे, साहब ये हमारा प्रोडक्ट भी आता है, लेकिन हमारा काम होता है, इंजीनियर का काम होता है डिसाइड करना कि हम उनको देखें, उनके टेस्ट रिपोर्ट देखें, उसके बाद ही उसको डिसाइड करें। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया बोला ये वॉल पुट्टी हमारी है, उसको ले लीजिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे लखनऊ में प्रोजेक्ट है जहां की वॉल पुट्टी लगी हुई है, वॉलमैक्स। ये आर्किटेक्ट हैं अनुपम मित्तल जी, जिनको लखनऊ में अगर रहने वाले लोग हैं सभी जानते होंगे, और यही नहीं बल्कि ये बाहर भी काम कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया भी काम कर रहे हैं, और इनके कई ऑफिसेज हैं, ग्रेटर नोएडा है, और उन्होंने अपनी बिल्डिंग में सारा प्रोडक्ट हमारा ही लगाया हुआ है। ये एक आर्किटेक्ट केशव कुमार सर हैं, जो कि यूपीआरएन में सीनियर आर्किटेक्ट हैं, और उनकी बिल्डिंग अभी कुछ काम चल भी रहा है, और इसमें सारा प्रोडक्ट हमारा जेके का लग रहा है। और एक मायो इंस्टीट्यूट है, जिस हॉस्पिटल को भी सभी लोग जानते होंगे, यहाँ भी प्रोडक्ट लगा है। तमाम अन्य स्टेट में भी ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जहां हमारी पुट्टी का इस्तेमाल हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट में यदि आप जॉब करोगे, मान लीजिए कल को आप यूपीआरएन में चले गए, पीडब्ल्यूडी में चले गए, यूपीआरएनएसएस में चले गए, या आप यूपी सिडको में चले गए, तो वहां पे क्या होता है कि हम फॉलो करते हैं डीएसआर को। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डीएसआर में भी आइटम लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग व्हाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी ऑफ एवरेज थिकनेस 1 mm of approved brand and manufacturer over the plaster wall surface to prepare the surface even and smooth complete। तो ये वहां पे उपलब्ध है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, और हमारा अप्रूव भी है। सबसे बड़ी बात है कि अप्रूवल भी मिला हुआ है। हम लोग बात कर रहे थे स्पेशल पुट्टी की, जो हमारी कंपनी ने बनाया है। जैसा कि सर ने बात किया कि डैम्पनेस, हम डैम्पनेस परमानेंट किसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का खत्म नहीं कर सकते हैं परमानेंट। ये मैं आपको क्लियर करता हूं, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। यदि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है और उसमें कैपिलरी एक्शन हो रहा है, तो हम परमानेंटली किसी भी चीज को आउटर सरफेस में लगा के खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी कंपनी ने बहुत जद्दोजहद के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि वहां टिकाऊ रह सकता है, क्योंकि हम डीपीसी लेयर फिर से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा प्रोडक्ट हम लगाएं जो कि वाटर हाईली वाटर रेजिस्टेंट हो, और वो हमारा ये प्रोडक्ट है जिसका नाम है जेके सीमेंट शील्ड मैक्स यूनिवर्सल वाटर प्रूफ पुट्टी। और इसका मेन रोल क्यों है, क्या है इसके अंदर ऐसा, एक्टिव सिलिका टेट्राहाइड्रेट, जो कि पानी से बिल्कुल जल्दी खराब नहीं होगा। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जहां पानी टपक रहा है और हमारी शील्ड मैक्स वाल पुट्टी आप लगा देंगे और वो परमानेंट रहेगा, ऐसा नहीं है। ये फीचर इसके क्या है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन, एफ्लोरेसेंस रेजिस्टेंट, यानी लोना भी जल्दी इसके ऊपर प्रभावी नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोना की बात करें, शायद 2 घंटे लोने पे ही चला जाएगा, एफ्लोरेसेंस पे ही चला जाएगा, क्योंकि बहुत टिपिकल है वो। कई जगहों पे मैंने खुद एक साइट पे देखा, फर्स्ट फ्लोर पे उनके यहाँ एफ्लोरेसेंस इतना भयंकर तरीके से कलर में निकल रहा था कि उसका कोई कह ही नहीं सकता आ कहां से रहा है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें कि ऐसा नहीं कि लोने को बिल्कुल खत्म कर देगा, लेकिन हल्का फुल्का जहां व्हाइट स्पॉट आ रहा है, उसकी वजह से, उस नमक की वजह से सीमेंट का सीएचएस जेल जो बना हुआ है वो टूट रहा है, वो ब्रेक हो रहा है। तो वहां पे इसका प्रभाव जल्दी नहीं आने देगा यदि आपने शील्ड मैक्स पुट्टी हमारी लगाए हुए हैं। आइडियल फॉर बोथ न्यू पेंटिंग एंड रिपेयरिंग वर्क के लिए। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक रिपेयरिंग के लिए पुट्टी नहीं थी, तो हम इस शील्ड मैक्स पुट्टी का पेंट किए हुए सरफेस पे भी लगा सकते हैं।
ये एक बहुत अच्छी बात है, ये आप लोग ध्यान रखिए। अगर आप कल को फील्ड में जाएंगे तो आप रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर किसी का कलर भी चेंज करना है तो वहां इस पुट्टी का इस्तेमाल करके उसके ऊपर कलर लगा सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है जेके शील्ड मैक्स की। और अदर वाटरप्रूफ पुट्टी है उनमें और हमारे में क्या अंतर है? तो हम लोग काफी स्ट्रांग चीजें देते हैं, हाईली एंटी एफ्लोरेसेंस देते हैं, जो कि अदर एंटी एफ्लोरेसेंस उतना नहीं देते हैं। हमारा पेंट लाइफ पुट्टी के ऊपर काफी होता है, उनका कम होता है, और इसकी कवरेज भी बहुत ज्यादा है, 1 किलो में 20 स्क्वायर फीट। अगर हम आप नॉर्मल पुट्टी लगवाते हैं कहीं पे तो 1 kg में 14 स्क्वायर फीट, बट ये शील्ड मैक्स पुट्टी 1 kg में 20 स्क्वायर फीट देगा। ये इसकी कास्ट है, कास्ट भी कोई ज्यादा नहीं है, मात्र 4 रुपए 82 पैसे। हालांकि ये डिपेंड करता है, हमने हालांकि रेट 900 लिया हुआ है, यहाँ का लखनऊ का ही रेट लिया हुआ है, तो 4 रुपीज 82 पैसे में हमने एक एडवांस पुट्टी का एप्लीकेशन कर लिया जो कि हाईली वाटर रेजिस्टेंट है। और ये हमने काफी चक्कर लगाया हमने एमईएस में, और मिस्टर सुधीर कुमार अरोड़ा साहब जो कि चीफ इंजीनियर एमईएस के हैं लखनऊ जोन के, और उन्होंने हमें एक मौका दिया कि आप हमें सैंपल लगा के दिखाइए। और ये दीवार, मैं वो फोटो नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको जो पहले क्या था, इतनी ज्यादा इसके अंदर इतना ज्यादा सीलन था, पानी टपक रहा था, और उसको हमने साफ करा करके और इस पुट्टी का एप्लीकेशन किया शील्ड मैक्स का। और उसके हालांकि बहुत ज्यादा देर नहीं हुआ था, एक फोटो खींचा गया है, आप देख रहे होंगे कहीं के मॉइस्चर भी दिख रहा है, बट ये पुट्टी वहां लगी हुई है। तो इसी बेस पे उन्होंने हमें अप्रूवल दिया और अन्य प्रोडक्ट को भी हमारे अप्रूवल दिया, क्योंकि उनको लगा कि हाँ जेके का प्रोडक्ट वास्तव में क्वालिटी प्रोडक्ट। हमारा ये प्रोडक्ट ये भी बहुत अद्भुत प्रोडक्ट है, और इसके लिए हम लोग सेंट्रल कमांड में भी लगे हुए हैं अप्रूवल के लिए। हालांकि लखनऊ जोन में हमें सारे प्रोडक्ट का अप्रूवल मिल गया है, एमईएस में, सीपीडब्ल्यूडी में मिला हुआ है, बट इस प्रोडक्ट को लेवल मैक्स के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि लेवल मैक्स क्या है, बेसिकली ये ड्राई मिक्स मोर्टार है, ड्राई मोर्टार है, जिसमें बिना क्यूरिंग किए, और ये पॉलीमर मॉडिफाइड व्हाइट सीमेंट बेस्ड मोर्टार है। हम इसका एप्लीकेशन डायरेक्ट एएसी ब्लॉक्स, एरेटेड ऑटोक्लेव कंक्रीट ब्लॉक्स पे लगा सकते हैं, नॉन एरेटेड ऑटोक्लेव ब्लॉक्स पे लगा सकते हैं, या फ्लाई एश ईंट के ऊपर लगा सकते हैं। लगाने के तो ब्रिक्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, हालांकि हमने सैंपल भी कराया है, और लेकिन वहां कास्ट ज्यादा आएगा। हम उस जगह पे अप्लाई करने के लिए जरूर कह सकते हैं जहां प्लास्टर लोग करना चाहते हैं, एसी ब्लॉक्स के ऊपर प्लास्टर ना करके डायरेक्ट इससे प्लास्टर कर लें, और केवल 0.75 to 1 mm हमारा चाहे शील्ड मैक्स लगाएं या वॉल मैक्स लगा दें तो वो काम हो जाएगा। यानी प्लास्टर से निजात मिलेगी, क्यूरिंग से निजात मिलेगी, काफी कुछ बचता है। हमने देखा है साइट पे कई बार सैंड नहीं मिल पाता है, सैंड मिल रहा है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा गंदगियां हैं, तमाम सिल्ट है, और वो नुकसान करता है करको, उसकी वजह से भी हेयर लाइन क्रैक्स आते हैं। तो तमाम ऐसे बहुत ज्यादा फाइन सैंड मिल जाता है। तो हमें इन चीजों के लिए अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं एसी ब्लॉक्स के ऊपर तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। और ये ज्यादा, हम ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं, 10 से 12 mm 15 mm तक जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और इसकी कास्ट भी ज्यादा नहीं है, 18 रुपए, मात्र 18 रुपीज पर स्क्वायर फीट में हम अपनी बिल्डिंग के ऊपर प्लास्टर भी कर लेंगे। ये देखिए कई ऐसे फोटो हमने लगाए हुए हैं, इसमें लगा हुआ है जिसके अंदर ये शील्ड में लेवल मैक्स लगा हुआ है। लखनऊ में भी एक प्रोजेक्ट है कमला नेहरू एजुकेशनल ट्रस्ट विकल्प खंड में, जहां लेवल मैक्स का इस्तेमाल हुआ और उसके आगे रहा। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आपका है। और ये डीएसआर में भी है, डीएसआर में भी है 6 mm प्लास्टर। आप देखेंगे व्हाइट सीमेंट बेस्ड पॉलीमर मॉडिफाइड सेल्फ क्यूरिंग, क्यूरिंग की आवश्यकता नहीं है। और ये अभी अभी चीफ इंजीनियर अनिल कुमार शर्मा साहब जो कि यहाँ सीपीडब्ल्यूडी में है, उनका फोन आया था, हमारे हेड पहले थे अभी सीटीएस जो है, उन्होंने फोन किया कि उनका फोन आया है और आप मिलिए। तो वो स्पेशली इस प्रोडक्ट को अपने उसमें डालना चाह रहे हैं, जो नया उनका एस्टिमेट बन रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये प्रोडक्ट वास्तव में बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है, और इसका इस्तेमाल भी आप फील्ड में अगर होंगे तो करा सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट, जैसा कि सर ने बात किया कि क्रेजिंग हेयर लाइन क्रैक्स, अगर हेयर लाइन क्रैक्स डेवलप हो गया तो हम कैसे उसको खत्म कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। हम अगर पहले व्हाइट सीमेंट बेस हमारा प्राइमर, जो ये ऐसा है कि पहले इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व में नहीं था इस तरह का व्हाइट सीमेंट प्राइमर, लोग एक्रिलिक प्राइमर को ही सीमेंट प्राइमर कहते थे, और ये हमारी कंपनी ने बनाया। और इसको यदि हम प्लास्टर होने के बाद लगा देते हैं तो जो क्रैक्स डेवलप होना है वो डेवलप ही नहीं होगा।
ये आप जान लीजिए। और जहां कहीं डेवलप हो गया है, अगर हम वहां लगा देंगे तो काफी हद तक ये पेंट के ऊपर आने नहीं देगा। अब ये बिल्कुल सत्यता है और हमने लगवा के भी देखा हुआ है। यानी ये जो हेयर लाइन क्रैक्स है उनको रिमूव कर सकता है, यदि आने नहीं दे सकता है, और आया हुआ है तो उसको मिनिमाइज कर सकता है हमारा जेके प्राइमेक्स बहुत ही कम खर्चे में, जो कि मात्र अगर हम लोग पूरे बात करते हैं विथ मटेरियल लेबर के साथ ₹3.50 में डबल कोट हो रहा है। हालांकि सिंगल कोट की अगर बात करेंगे तो मुश्किल से ₹1.5 में ही हम सिंगल कोट करा सकते हैं, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। और ये आपके सामने व्हाइट सीमेंट बेस लगा हुआ है, देखिए कितनी व्हाइटनेस है। और अगर डबल कोट करते हैं तो ये बेस का भी काम करता है, यानी हम डबल कोट करके इसके ऊपर पेंट भी कर सकते हैं। चाहें तो इसी के अंदर स्टेनर डाल करके हम पेंट को भी नहीं करना पड़ेगा, डबल कोट कर देंगे, पेंट का भी काम करेगा। और ये लखनऊ पब्लिक स्कूल, जहां की हमारा लगभग 2 टन मटेरियल लगा हुआ है, आप ये केवल प्राइमेक्स लगा हुआ है लखनऊ मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज में, और उन्होंने इससे सेटिस्फाई हुए और आगे भी जो इनके काम चल रहे हैं वहां प्राइमेक्स का इस्तेमाल करवाते हैं। ये कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं जो बिहार में हैं जहां प्राइमेक्स लगा हुआ है। अब हम लोग आते हैं न्यू प्रोडक्ट, जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट है, ये भी टाइल एडहेसिव। जैसा कि सर ने बात किया कि तमाम टाइल्स जो लोगों ने सीमेंट से लगा रखा है वो बहुत ही कम समय में निकल जाता है। अगर हम टाइल एडहेसिव का इस्तेमाल करेंगे जो कि पॉलीमर मॉडिफाइड है, ये वहां पे बिल्कुल टिकाऊ रहेगा और इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आने देगा, निकलने की प्रॉब्लम नहीं आने देगा, क्योंकि ये 100% वेटिंग करता है। वेटिंग मींस 100% सरफेस को पकड़ता है, पूरी तरह से ग्रिप करता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम निकलने वाली जो आती है टाइल्स की, वो नहीं आने देगी। जेके सीमेंट टाइल मैक्स, मैं आपको बता दूं यहीं के आर्किटेक्ट अरविंद यादव जी हैं लखनऊ के, जिन्होंने पहले अपना सीमेंट से टाइल्स लगवा रहे थे, एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट था, और हमने उनको जाके बताया और उनको दिखाया तो बोले यार ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपका, और आप बिल्कुल भिजवाइए। तुरंत सीमेंट से काम रुकवाया और उन्होंने हमारा टाइल एडहेसिव इस्तेमाल करना शुरू किया। हमारी कंपनी 3 तरह की टाइल एडहेसिव बना रही है। पहला टाइप 1 है। टाइप 1 में हम लोग जेके सीमेंट टाइल मैक्स टाइप 1, जो कि अगर पोरोसिटी 3% से ज्यादा है, मोर देन 3% है, तो वहां हम टाइल मैक्स टाइप 1 लगाते हैं, ग्रे सीमेंट बेस। अगर वो 3% से कम है, जैसे कि डिजिटल टाइल आ रही हैं, विट्रीफाइड आ रही हैं, तो हम वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, टाइप 2 इस्तेमाल करेंगे, जो कि प्रीमियम मल्टीपर्पज एडहेसिव है, और इससे बड़े पैनल भी हम लगा सकते हैं। तीसरा हमारा व्हाइट सीमेंट बेस है, जिससे हम मार्बल भी लगा सकते हैं। दोस्तों मार्बल के बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि सीमेंट मोटा लग जाता था, बाद में वो श्रिंक कर जाता था, तमाम तरह की ऐसी प्रॉब्लम आती थी। तो ये एक बेहतर प्रोडक्ट कंपनी ने दिया है, जिनसे हम मार्बल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़े बड़े टाइलें, बड़े बड़े अगर 8x8 की टाइल है, हम उसको भी लगा सकते हैं आराम से। और क्लैडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं 10 फीट तक तो विदाउट एनी एंकरिंग, लेकिन अगर 10 फीट से ऊपर जाते हैं तो एंकरिंग की आवश्यकता पड़ जाती है, और हमें सेफ्टी के लिए लगाना भी चाहिए। फीचर्ड ये हमारे प्रोडक्ट का दिखा रखा है, ये इसके टाइप 1 के रिजल्ट हैं, टेस्ट पैरामीटर्स हैं, और इसकी कास्ट भी कोई ज्यादा नहीं है। अगर टाइप 1 की हम बात करें तो मात्र 15 रुपीज 10 पैसे, टाइप 2 की बात कर रहे हैं तो केवल 19.49 यानी ₹19.5 में केवल लग जाएगा। और हमारे 2 तरह के एडहेसिव भी आ रहे हैं। हालांकि हमने अपने घर में भी पहले सीमेंट से ही ग्राउट कराया था, आप लोगों ने भी कराया होगा, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, और वो सीमेंट से ही जाकर के ज्वाइंट में सील करा देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे श्रिंक करके वो निकल जाता है। आज के डेट में ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जिनको आप लगाएंगे, जल्दी पानी भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और काफी लंबे समय तक वो ज्वाइंट को सील करके रखेंगे। और ये 2 तरह के सीमेंटिशियस ग्राउट है, जो कि हम इनर आउटर दोनों में लगा सकते हैं। दूसरा है रिएक्शन रेजिन ग्राउट, जिसको हम केवल इनसाइड में लगाएंगे, जो कि एक्सपोज टू सन ना हो, डायरेक्टली सन का उसके ऊपर इफेक्ट ना आता हो, हम वहां पे रिएक्शन रेजिन ग्राउट लगाएंगे। तो आराम से आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपनी बिल्डिंग को खूबसूरत और टिकाऊ दोनों बना सकते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो एस्थेटिक के लिए भी हैं और ड्यूरेबिलिटी के लिए भी हैं, दोनों ही रखते हैं। और ये इसके कैलकुलेशन है, देखिए लगाने का तरीका ग्राउट का भी इसमें दिखा रखा है। इसके अलावा सर ने जैसा कहा कि हम तमाम ऐसे जो देख रहे हैं कि कार्बन फुटप्रिंट जैसे सीमेंट की वजह से भी आ रहा है, तमाम पावर प्लांट है उनकी वजह से आ रहा है,
हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन ज्यादा हो रहा है और हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रहा है, तो हम क्या ऐसे नए प्रोडक्ट बनाएं जिससे हमारा ये सब, इससे इफेक्ट कम आए और सीमेंट कम से कम कंज्यूम हो। इसीलिए ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट ज्यादा चल रहा है, यानी सीमेंट का भी हम कम से कम इस्तेमाल करें। तो एक ऐसा प्रोडक्ट हमारा जिप्सोमैक्स प्रीमियम जिप्सम प्लास्टर है, जिससे हम एसी ब्लॉक्स के ऊपर, फ्लाई ऐश की ईंट के ऊपर, नॉन एसी ब्लॉक्स के ऊपर डायरेक्टली इससे प्लास्टर भी कर सकते हैं। लेकिन ये केवल इनसाइड के लिए। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या इसको आउटसाइड भी लगा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं लगाना है आउटसाइड, ये छज्जे में भी नहीं लगेगा। कई बार मैं देखता हूँ छज्जे पे लोग लगाते रहते हैं और मैं मना भी करता हूँ, जैसे ही मैं देखता हूँ साइड पे तुरंत मना करता हूँ, छज्जे मत लगाइए, बोले अरे वो लग जाएगा। लेकिन क्योंकि वो ऐसे डीप कोर्स भी बनाते हैं, डीप कोर्स भी सही नहीं बना पाते लोग, और टपक करके पानी पूरा नीचे तक चला जाता है और सारा का सारा फुल करके निकल जाता है। तो ये हमेशा अंदर के सरफेस में ही लगाना चाहिए और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। हीट को भी एक तरह से कम करता है, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, तमाम इसके फायदे हैं। और इसमें भी 3 वैरायटी दिया कंपनी ने, एक जिप्सोमैक्स दिया, दूसरा प्लास्टोमैक्स दिया और तीसरा प्लास्टोमैक्स 90 भी दिया हुआ है, जिनका इस्तेमाल करके हम बिल्डिंग को खूबसूरत भी बना सकते हैं और उसमें जो है हम काफी चीजों को बचा सकते हैं, जैसे सीमेंट का इस्तेमाल कम करेंगे। ये आपको एक साइट दिखा रहा हूं, हालांकि काफी कुछ कंप्लीट हो चुका है। आर्किटेक्ट आशीष श्रीवास्तव, जो कि अवध आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं, लखनऊ के ही हैं, और वो अपनी बिल्डिंग में हमको बुलाए और बोले मुझे राजेश प्लास्टर नहीं कराना है और अंदर साइड से केवल हम चाहते हैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट लगाएं जो कि आपके ब्रिक्स के ऊपर लग जाए। तो हमने उनको जो है सैंपल करके दिखाया, ये जिप्सम प्लास्टर लगा हुआ है और ये पूरा इनसाइड पोर्शन में पूरे जिप्सम प्लास्टर का इस्तेमाल उनके यहाँ हो रहा है। तो इस तरह से आप ब्रिक्स के ऊपर भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कास्ट ज्यादा आएगा। ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं इसके, इस तरह से जो है हम लोग देख सकते हैं। बाकी कास्ट वाइज भी कोई ज्यादा नहीं है, मात्र 22 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ये एक ओमेक्स हाउसिंग प्रोजेक्ट है जहां हमारा जिप्सोमैक्स लग रहा है। हमारे कई कॉन्ट्रैक्टर जो टच में हैं आज के डेट में, जो दूसरे प्रोडक्ट लगाते थे लेकिन हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्लास्टोमैक्स है, जहां हमें थिकनेस ज्यादा आ रहा है वहां 1 कोट प्लास्टर, यानी इसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये प्लास्टोमैक्स 90 भी है। इसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें होती थी, हमने भी फील्ड में जब हम रहे हैं हमने देखा शटरिंग खुली, आयल लगा हुआ है और उसके ऊपर हैकिंग करानी पड़ती थी प्लास्टर के लिए भी, और या हमें पुट्टी भी लगानी है तो भी हैकिंग करानी है, क्योंकि इतना स्मूथ होता है और आयल लग गया तो और ज्यादा एक तरह से प्रॉब्लम करता है बॉन्डिंग की। तो उस जगह पे हैकिंग भी मिस्त्री या लेबर नहीं कर पाता है, क्योंकि वो वसूली लेके करता है, कभी छेनी लेके करता है, उनकी आंखों में पड़ता, तमाम दिक्कतें थी। और ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा है बॉन्ड मैक्स, जो कि एक बॉन्डिंग एजेंट है। अगर हमें प्लास्टर भी करना है आरसीसी के सरफेस के ऊपर तो हम इसको एक कोट लगा दें, सिंगल कोट लगाना है, और जैसे ही ये ड्राई होने के बाद आप विदाउट हैकिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, प्लास्टर कर सकते हैं, पुट्टी लगा सकते हैं या पीओपी लगा सकते हैं। और खास तौर से पीओपी के लिए लोग इस्तेमाल इसको करते हैं और आराम से इसको लगा सकते हैं, और इसका खर्चा भी कोई ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 3 रुपए 92 पैसे स्क्वायर फीट। तो हम अगर लेबर कास्ट जोड़ें, सारा एनालिसिस करेंगे तो काफी सस्ता बैठेगा। और हमारे कई प्रोडक्ट जो कई जगह अप्रूव हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे प्रोडक्ट की बात की, जो कि कम समय में मैं चाह रहा था कि सारे प्रोडक्ट आपको मालूम हो कि जेके सीमेंट कंपनी क्या क्या बनाती है। थैंक यू। सर प्लीज। यस सर यस। हाँ, तो वासिक साहब, अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप स्टूडेंट्स को एडवाइस करें, क्वेश्चंस जो उनके दिमाग में हों, जो क्वेरीज हों, वो सामने रखें। अभी कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने रखे थे, जिसमें से एक खास था जो किसने, दिवाकर मिश्रा जी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, वो था कि ये सीएसएस क्या है। तो ये चैट बॉक्स में उन्होंने लिखा था, उसका आंसर मैंने जो दिया है वो लिखा है कि सीएसएस नहीं, वो सीएसएच बोला था। राजेश मिश्रा जी ने जो सीएसएच बोला है वो हाइड्रेट, हाँ, तो ये मैंने आंसर, हाँ
मैंने रिटर्न आंसर भी चैट बॉक्स में दिया है। कैल्शियम कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जी। अब ये जब होता है ये सीमेंट के हाइड्रेशन से होता है, पानी की रिएक्शन से, और यही बाद में क्रिस्टलाइज हो जाता है, सॉलिडिफाइज हो जाता है। सॉलिडिफाई होने के बाद ये बॉन्डिंग कर देता है, जिन चीजों को जोड़ सकता है, सारे इंग्रेडिएंट्स जो मोर्टार के या मिक्स के हैं उनको जोड़ता है। यानी कि सीमेंट पानी से रिएक्शन करने के बाद किस तरह से जोड़ता है, तो वो जो थोड़ी देर के लिए एक चीज बनती है वो जेल, वो है CSH, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था दिवाकर मिश्रा जी का। और लोग भी जो क्वेश्चन पूछना चाहें, कोई जरूरी नहीं लिखना, वो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। यस प्लीज। बच्चों आप अपने डाउट्स वगैरह जरूर सर के सामने रखिए, और ये बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन चल रहा है। और इनफैक्ट जो जितनी भी चीजें हैं केवल सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही नहीं, सारे कॉमन पीपल से रिलेटेड चल रही है, क्योंकि घर में हम सभी रहते हैं और घर में ये सब बनाने में ये प्रॉब्लम आती ही आती है। तो आप अपने डाउट्स रखें, टीचर से भी मैं कहूंगा कि वो अपने डाउट्स रखें। Yes, faculty people are welcome with their queries or any questions. आप चैट में भी लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। चैट में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि किसी का नेटवर्क नहीं आ रहा होगा तो शायद क्वेश्चन पहुंच ना पाए। जैसा आपको सूटेबल लगे। अगर नेटवर्क पुअर है, यस प्लीज। जो हमारे राजेश मिश्रा जी ने ये POP बताया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बारे में बताना चाहूंगा मैं कि जिप्सम प्लास्टर कहते हैं, लेकिन वो POP है एक्चुअली। आप अगर मेरा फोटो दिख रहा है उसमें, तो मेरे बैकग्राउंड में जो आप ये सीलिंग में देख रहे हैं, ये सीलिंग में POP है। ये अभी तक केवल सीलिंग में यूज होता था, डिजाइन वगैरह, ये फॉल सीलिंग वगैरह बनाने के लिए। ये अब दीवारों में प्लास्टर किया जाता है। उसकी वजह है कि जो सीमेंट का प्लास्टर है हमारी दीवारों में, इससे बिल्डिंग का डेड लोड बढ़ता है। हाई राइज बिल्डिंग्स में खास तौर से इस्तेमाल हो रहा है। बिल्डिंग का लोड कम होने का मतलब है कि जो कॉलम का सेक्शन है वो रिड्यूस होगा, यानी कि हमें ज्यादा मोटे खंभे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जमीन बहुत महंगी है फ्लैट्स वगैरह में, तो अगर कॉलम सेक्शन रिड्यूस हो जाए हाई राइज बिल्डिंग्स में, तो एक तो खर्चा कम हो गया कॉलम पतला बनाने से, दूसरे जमीन बढ़ गई, तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये POP जिप्सम प्लास्टर जिसको कहते हैं, पानी मिलाने के बाद रिएक्शन करके जिप्सम बन जाता है। जब वो पहले हम ले करके पाउडर फॉर्म में आए तो वो था POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब हाफ H2O मॉलिक्यूल उसमें लगा हुआ है, CaSO4.12H2O। बाद में पानी से रिएक्शन किया तो बन गया CaSO4.2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब ये बन गया जिप्सम। तो जब हार्डनिंग हो जाती है, जब प्लास्टर बन जाता है, जैसे हमारा हाथ पांव टूट जाए, हड्डी कोई टूटती है, डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाता है, तो वो POP हम लेकर के आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो पाउडर पैकेट में लेकर के आते हैं। लेकिन डॉक्टर जब पानी मिला के चढ़ा दिया, अब हमारे हाथ में वो प्लास्टर क्या है, वो है जिप्सम प्लास्टर, तो जिप्सम बन गया। तो ये जिप्सम पहले से ही सीमेंट में मिलाया जाता रहा। सीमेंट में पानी मिलाएंगे तुरंत सेट हो जाएगा अगर उसमें जिप्सम नहीं है, लेकिन सीमेंट में वो ग्रे सीमेंट के केस में ज्यादा प्योरिटी की जरूरत नहीं है, उसमें कलर खराब हो जाए कोई बात नहीं, बिल्कुल प्योर चाहिए व्हाइट सीमेंट के लिए। तो हमारी कंपनी ने सबसे पहले व्हाइट सीमेंट बनाया इंडिया में, इसलिए सबसे प्योर जिप्सम की जरूरत पड़ी इंडिया में JK सीमेंट लिमिटेड, जो उस समय JK सिंथेटिक्स का सीमेंट डिवीजन था। इन्होंने सबसे प्योरेस्ट जिप्सम की जो माइंस थी वो एक्वायर किया राजस्थान के बीकानेर में, जहां वर्ल्ड का सबसे अच्छी क्वालिटी का जिप्सम मिलता है। उसी जिप्सम का कैल्सिनेशन करते हैं और POP बना करके आपको दे रहे हैं मार्केट में। तो ये जो POP है तो मशीनों से कैल्सिनेशन करके बन रहा है, तो इसका प्योरेस्ट फॉर्म आपको मिल रहा है। ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज हेमीहाइड्रेट। अगर कोई डाइहाइड्रेट है, देसी भट्टियों में जो लोग बना रहे हैं, वहां सैकड़ों भट्टियां हैं देसी, तो उन देसी भट्टियों में जो बन रहा है वो सारा का सारा हेमीहाइड्रेट नहीं है, कुछ है डाइहाइड्रेट, यानी जिप्सम फॉर्म में ही, उसका कैल्सिनेशन पूरा नहीं हुआ। सर जरा ये नीरज गौतम जी ने पूछा है। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ। इसके पहले इन्होंने शिवानी ने पूछा हुआ था क्वेश्चन कि जिप्सम प्लास्टर की लाइफ क्या। तो ये क्वेश्चंस ले लीजिए। तो जिप्सम प्लास्टर की लाइफ देखिए बिल्कुल लॉन्ग लाइफ है। यदि मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो ये बिल्कुल काफी लंबे समय तक चलेगा, लेकिन अगर मॉइस्चर मिलेगा, यदि किसी तरह से कैपिलरी एक्शन के द्वारा पानी आ रहा है तो वहां पे ये निकल सकता है। दूसरा है कि एफ्लोरेसेंस, नीरज गौतम ने ये दिया है
कि क्या एफ्लोरेसेंस को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल कभी नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि अगर हम खत्म करना चाहेंगे तो हम सैंड नहीं निकाल सकते, हम ब्रिक्स को नहीं निकाल सकते, अगर हम खारा पानी है उसको नहीं निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन काफी हद तक यदि आप ब्रिक्स के ऊपर जाकर के इमली का पानी या साइट्रिक एसिड के द्वारा वाश करते हैं तो कम हो जाता है, लेकिन वो खत्म नहीं होगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। यदि हमारा प्रोडक्ट जैसे आपने जेके सीमेंट शील्ड मैक्स लगाया तो वो लंबे समय तक वहां टिका रहेगा उसकी तुलना में, नॉर्मल की तुलना में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो खत्म कर देगा। और शक्ति कुमार जी का भी क्वेश्चन है नीरज गौतम जी से ठीक पहले वाला जो क्वेश्चन, सर प्लीज गिव सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इफ्लोरेसेंस एंड इफ्लोरेसेंस रेजिस्टेंस इन द बिल्डिंग। तो जो राजेश मिश्रा जी ने ये बताया है, एक तो देसी सॉल्यूशन है जो कि इमली का पानी लगा करके लोग करते हैं, और दूसरा कंस्ट्रक्शन केमिकल्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके महंगे हैं सॉल्यूशन लेकिन अच्छे हैं, और हमने एक सस्ता सॉल्यूशन बनाया है जो कि अच्छा है लेकिन फिर भी सस्ता है, वो है सील्ड मैक्स, हमारी वाटरप्रूफ पुट्टी। उसको लगाने से 3 गुना समय तक के लिए रोक सकते हैं और उसकी कवरेज भी 1.5 गुना ज्यादा है, साधारण पुट्टी से 1.5 गुना ज्यादा है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आए हैं, फिर से दिवाकर सिंह जी ने पूछा है कि सर सील्ड मैक्स के बारे में थोड़ा और बताइए कि किस कंडीशन में उस यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जहां भी लगाना है वहां पानी नमी आने का रास्ता पहले बंद करना होता है। सर ये बता सकते हैं सर, इनको ये बता सकते हैं कि टेम्पोररी मॉइस्चर जहां पे अगर आता है वहां बिल्कुल काम करेगा अच्छे से, लेकिन अगर परमानेंट मॉइस्चर है, मॉइस्चर पहले उसको हमें बंद करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका एप्लीकेशन करेंगे तो टिकाऊ रहेगा। सर जी हाँ, जी हाँ। और जो उत्कर्ष श्रीवास्तव जी का सवाल है कि क्या सीजी और आरजी जो ग्राउट्स हैं, टाइल ग्राउट, उनमें क्या डिफरेंस है? तो सीमेंटीशियस ग्राउट जो होता है वो व्हाइट सीमेंट से बना होता है, और जो आरजी है वो रिएक्शन रेजिन बेस्ड है, वो इपॉक्सी से बना होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। व्हाइट सीमेंट से बना हुआ व्हाइट कलर का है, उसमें दूसरे कलर हम देते हैं वो मिला सकते हैं। और ये जो हमने बताया आरजी जो रिएक्शन रेजिन बेस्ड ग्राउट है, टाइल्स के जॉइंट्स में जो भरा जाता है, ये आप इपॉक्सी बेस्ड होने की वजह से ट्रांसपेरेंट है और इसमें कलर मिला सकते हैं, कलर हम देते हैं साथ में। तो कलर मिला करके वो बहुत अच्छा सा, जैसे कांच की चूड़ियां होती हैं उस तरह का दिखाई देगा, बहुत लंबे समय तक, एब्रेशन बहुत कम होता है, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इसकी प्रॉब्लम यही है कि ये इपॉक्सी है, यानी कि ये पॉलीमर से बना हुआ है। धूप वाली जगहों में अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, जितने भी पॉलीमर्स होते हैं उन बॉन्ड को तोड़ देती हैं। जैसे आपकी प्लास्टिक है, प्लास्टिक की डोरी है, धूप में आपने अलगनी बना के टांग दी कपड़े सुखाने के लिए, तो वो थोड़े दिनों बाद उसके जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो पॉलीमर्स के बॉन्ड को तोड़ती जाती हैं, थोड़े दिनों बाद बिल्कुल ब्रिटल नेचर में भुरभुरी होकर के वो डोरी टूट जाती है। तो इस तरह से जहां धूप आती है वहां लंबे समय के लिए व्हाइट सीमेंट बेस्ड जो आपको सीजी दिया गया है, सीमेंटीशियस ग्राउट, उसका यूज कर सकते हैं। बाकी सभी जगहों पर सर एक क्वेश्चन है कि जिप्सम प्लास्टर के ऊपर प्राइमर लगाने की जरूरत पड़ती है या नहीं? बिल्कुल, देखिए जिप्सम प्लास्टर के ऊपर यदि पेंट करना है तो पेंट का प्राइमर, एक्रेलिक प्राइमर लगाएंगे, ना कि हमारा सीमेंट प्राइमर। तो आप लगा सकते हैं, प्राइमर की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, जी हाँ। वैसे हम आपको बता दें कि ये फॉल्स सीलिंग में भी और दीवारों के प्लास्टर में भी लोग जिप्सम प्लास्टर करने के बाद भी हमारी वाटरप्रूफ पुट्टी सील्ड, उसको लगाते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, और उससे बाहर की नमी अंदर नहीं जाती, यानी कि जो जिप्सम प्लास्टर है ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है बाहर की नमी अंदर ना जाने की वजह से। और कोई क्वेश्चन फैकल्टी से या स्टूडेंट से किसी को कुछ पूछना हो? सर कोई लेवल मैक्स से कैसे नहीं की जा सकती, मतलब क्या लेवल मैक्स क्यूरिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेवल मैक्स लगाने से पहले दीवार को इतना नम करना है, जस्ट वेट कंडीशन, बाकी बाद में कोई क्यूरिंग नहीं। नो नीड ऑफ क्यूरिंग आफ्टर एप्लीकेशन, ओनली बिफोर एप्लीकेशन क्यूरिंग इज रिक्वायर्ड। ओके सर। जी हाँ, तो बाद में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। जो आपके फैकल्टी के लोग हैं, वासिक साहब हैं, इन लोगों के जरिए आप रिटन क्वेश्चन दीजिए। रिटन क्वेश्चन वो हमें फॉरवर्ड करेंगे, हम आपको रिटन आंसर्स देंगे कभी भी, हमेशा। और आपके यहाँ कैंपस में भी और आपके आसपास कहीं पर भी कहीं कोई जरूरत है डिमॉन्स्ट्रेशन की, सैंपल लगा करके वहाँ ट्रेनिंग की जरूरत है, तो हमारे ये राजेश मिश्रा जी जो मैनेजर सीटीएस हैं, स्टेट हेड हैं टेक्निकल सर्विसेज के यहाँ पर हमारी कंपनी की ओर से, वो वहाँ पर आकर के आपको डिमॉन्स्ट्रेशन की और सैंपल लगाने की और ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था करेंगे। और उस साइट पर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी सीखने को मौका मिलेगा। जी सर, एक क्वेश्चन और मुंतजर मेहंदी का आया हुआ है।
क्या है जी, क्या क्वेश्चन है? अब इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन सर दिया है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए पहला तो ब्रिक्स जो बहुत आते अच्छा। हैं, ब्रिक्स जो जी आते हैं उनको टेस्ट कराया करिए। ब्रिक्स की टेस्टिंग होती है, पानी में भिगो दीजिए, 24 घंटे बाद उसको निकालिए। जिस ब्रिक्स के ऊपर यदि वो व्हाइट पैचेस ज्यादा आ रहे हैं तो उस तरह की ईंट को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो सिल्ट जिसके अंदर ज्यादा है, जो सैंड है, उसकी चेकिंग होनी चाहिए। अगर सिल्ट कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि सिल्ट ज्यादा होगा तो उसके अंदर भी फ्लोरोसेंस कई बार होता है, तो वो भी हम वहां रिड्यूस कर सकते हैं शुरुआत में। तीसरा है कि अगर सीमेंट भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक अच्छी कंपनी का सीमेंट इस्तेमाल करें जिसके अंदर एल्कलीज कम से कम, क्योंकि कई बार एफ्लोरोसेंस का कारण सीमेंट भी हो जाता है। आपको बता दें, जैसा मैंने एक जगह देखा था अपार्टमेंट, तरह से फ्लोरोसेंस आ रहा था जो कि कहीं से मॉइस्चर का सोर्स नहीं था, तो मे बी कि वहां सीमेंट की प्रॉब्लम हो। तो कंस्ट्रक्शन के समय अगर हम ये सब ध्यान रखेंगे, ब्रिक्स सही हो, इसके बाद हमारा सैंड सही हो और सीमेंट ठीक हो, और क्योंकि पानी को बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर पानी खारा है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा कई बार हमारी टोटियां खराब हो जाती है, उसके ऊपर अजीब से कलर। अच्छा, फ्लोरोसेंस केवल व्हाइट पैचेज में नहीं आता, ग्रीन, येलो, मतलब तमाम तरह के इसके कई टाइप्स है। अगर आप पढ़ेंगे, नेट पे जाएंगे या वैसे भी बुक्स में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेलिंग है, और उसको परमानेंटली ऐसे तो खत्म नहीं कर सकते। हाँ, प्रिकॉशन रखा जा सकता है शुरुआत में। ये सब। एंड मिस्टर मुंतजिर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा हम जोड़ना चाहेंगे कि ये चीजें हैं प्रिकॉशन में, लेकिन एक चीज याद रखें, मैं बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूँ। आप जहां भी काम करने जाएंगे, आप टेक्निकल बातें मिस्त्री को बताएंगे, सुपरवाइजर मुंशी को बताएंगे, कॉन्ट्रैक्टर को बताएंगे, वो समझ नहीं पाएगा। मिस्त्री को मिस्त्री की भाषा में बताने के लिए एक ही फार्मूला, सीमेंट का एक ही फार्मूला है, मसाले में पानी कम से कम, तराई में पानी ज्यादा से ज्यादा। इस बात का रिलेशन सारी समस्याओं से है, सारी समस्याओं से इसका रिलेशन है। मसाले में पानी कम से कम, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तराई में पानी ज्यादा से ज्यादा, ये बात बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। तराई में पानी ज्यादा जानते हैं तो कोई बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मसाले में पानी कम क्यों हो? 1 किलोग्राम सीमेंट केवल 200 ग्राम पानी से रिएक्शन करेगी। 0.2 चाहिए वाटर सीमेंट रेशियो, बाकी जितना पानी मिलाया है वो उड़ जाएगा और मसाला सिकुड़ जाएगा, उसके बीच में पोर्स बन जाएंगे। इसके लिए बताइए मिस्त्री से, नाराज होगा ये बात सुन करके कि मसाले में ज्यादा पानी, मिस्त्री को आसानी, मकान को परेशानी। आप जब भी ये बोलेंगे मसाले में ज्यादा पानी, मिस्त्री को आसानी, मकान को परेशानी, वो हंसेगा लेकिन नाराज होगा, आपकी बात ध्यान से सुनेगा। और जब आप कहेंगे कि केवल 200 ग्राम पानी 1 किलोग्राम सीमेंट से रिएक्शन करेगा, आप मिला रहे हैं 600 ग्राम मिनिमम काम करने की सुविधा के लिए, कभी कभी 800 ग्राम और 1 किलोग्राम तक मिलाते हैं, तो एक्स्ट्रा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो बीच में पोर्स बन जाएंगे। और मसाले के बीच में, चाहे वो मोर्टार हो या कंक्रीट मिक्स, उसके अंदर नमी इधर से उधर आएगी जाएगी, हवा का जहर भी अंदर जाएगा और उससे नमी आएगी, पानी तो उड़ जाएगा, नमक वहीं इकट्ठा होता जाएगा, यानी कि लोना लगेगा। नोना यानी कि एफ्लोरेसेंस। तो आप एफ्लोरेसेंस के लिए अच्छा कॉम्पैक्शन करवाएं, वाटर सीमेंट रेशियो कम से कम रखें। कॉम्पैक्शन अच्छा होने का मतलब दीवार में ईंटों के बीच में मसाला ठीक से नहीं भरते। ब्रिक वर्क में सबसे ज्यादा काम लापरवाही से होता है, मसाला होता ही नहीं, मोर्टार है ही नहीं, ब्रिक्स के बीच में इस पार से उस पार दिखाई देता है। तो आप अच्छे से कॉम्पैक्शन करवाइए, चाहे ब्रिक वर्क हो, प्लास्टरिंग हो, चाहे वो कंक्रीटिंग हो, चाहे वो पीसीसी हो या आरसीसी हो, अच्छा कॉम्पैक्शन करवाएं। उसके लिए अगर वाइब्रेटर है कंक्रीटिंग में तो बहुत जरूरी है, और पक्की शटरिंग हो तभी अच्छे से वाइब्रेटर लगा पाएंगे। ओवर वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। वाटर सीमेंट रेशियो कम से कम हो, इसके लिए प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज कर सकते हैं, तो मिस्त्री को आसानी हो जाएगी। अगर कम पानी मिलाएगा तब भी काम कर पाएगा, अगर वाइब्रेटर है और पक्की शटरिंग है, और बनाने के लिए मसाले को मिक्स करने के लिए मिक्सर है तब। अदरवाइज वो मैनुअली मिक्सिंग भी कम पानी में नहीं कर पाएगा, यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं कर पाएगा। और होमोजेनाइजेशन, द मैकेनिकल मिक्सचर इज नीडेड। तो आपको पक्की शटरिंग, मैकेनिकल मिक्सर और वाइब्रेटर चाहिए, कम से कम वाटर सीमेंट रेशियो में, ज्यादा से ज्यादा अच्छा कॉम्पैक्शन करके बिल्कुल सॉलिड कंक्रीट, सॉलिड मोर्टार आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। बाद में पोरस नहीं होगा, तो नमी इधर से उधर नहीं जाएगी, लोना नहीं लगेगा, नमी नहीं आएगी मकान में। आप देखिए हमारे शरीर में पसीना निकल रहा है, पोर्स हैं, हर रोए के पास एक छेद है, पसीना निकल रहा है। पसीना का मतलब क्या है? गाढ़ा पानी है, ये तो नमक का शरबत है भाई। जब पसीना निकल रहा है नमक का पानी यहाँ पर, तो वो तो नमक का पानी
पूरे मकान में फैलेगा, वो तो मोटे मोटे, ये तो बारीक छेद है, दिखते नहीं, नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे ये। वो तो अंधे को भी दिखाई देते हैं, प्लास्टर में छेद आप देखिए कंक्रीट में, हाथ से अंधा भी टटोल करके देख सकता है, इतने मोटे छेद छोड़ रहा है। ये बात मिस्त्री को बताइए, समझाइए उसकी अपनी भाषा में। ठीक, बिल्कुल सही बात है। कॉमन डिफेक्ट जो आते हैं इनको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। कम से कम पानी इस्तेमाल करें, प्लास्टिसाइजर इस्तेमाल करें और एग्रीगेट साइज इस्तेमाल करें, सही ऑल इन एग्रीगेट करें, यूज करें। तो 12:35 लगभग हो गया है। अब हम समझते हैं कि और क्वेश्चंस रिटन फॉर्म में ले लेंगे। वासिक साहब, ओवर टू यू। वासिक साहब, आपका माइक ऑन नहीं है। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ एक छोटा क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ हाँ, यस, अक्सर वेलकम हम सर। देखते हैं कि घर में मतलब ऊपर छत वगैरह में थोड़े से पोर्शन में सीलन आ जाती है, या किसी दीवार में थोड़े से पोर्शन में सीलन है, तो इज देयर एनी प्रोडक्ट फ्रॉम जीके सीमेंट कि हम उस छोटी जगह के सीलन को कवर अप कर सकें? देखिए, इसके लिए आपको पहली चीज तो परमानेंट सॉल्यूशन अगर देखें तो इंजेक्शन ग्राउटिंग है। इंजेक्शन ग्राउटिंग के लिए नहीं, लेकिन छत पे सर प्लीज सर, इनसे छत पे कहाँ, मतलब सीलिंग की वजह से पानी डिपॉजिट होने की वजह से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? नहीं, ऐसा है की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए। किस सरफेस पे सीलन है? जैसे छत के एक तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल पर भी और वर्टिकल पर भी जो कोना बना हुआ है पानी रुकता होगा, यानी आपके सीलिंग में, आपके टेरेस पे पानी रुकता होगा। तो देखिए, उसका परमानेंट इलाज तो यही है कि आप उस पानी को ड्रेनेज प्रॉपर बनाएं। ठीक है, परमानेंट तो वही है। क्योंकि बाकी एक समस्या ये भी है कि घर के बगल में घर हमारे बना हुआ है, उसके यहाँ से भी सीलन आती है। बिल्कुल आती है, बिल्कुल। उसका भी इलाज कर सकते हैं, उसका भी इलाज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जहाँ ज्वाइंट है आपका और उनका, दोनों का, तो एक तो उसको अच्छी तरह से साफ कराएं और एक थोड़ा सा ऊपर करके उसको वो करा दें, स्क्रैप करा दें, प्लास्टर वगैरह। ठीक है, और वायर मेस अगर लग सके वहां पे, चिकन वायर मेस, तो उसको एक बार नेल्स के द्वारा उस पे लगा के और थोड़ा सा उनके ऊपर लगा करके एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स वे में वहां पे वो कर दें, ज्वाइंट को सील कर दें। तो पानी यदि अंदर नहीं जाएगा तो परमानेंटली रुक जाएगा। ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। बाकी आप कोई चीज भरेंगे उसके अंदर, फिर दोबारा निकल जाएगा, उसका परमानेंट सोल्यूशन। और राजेश मिश्रा जी आपके लखनऊ में ही हैं, अभी लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद भी आपकी बात हो सकती है। मोहम्मद आकिब साहब ने सवाल पूछा है, हाउ इपॉक्सी इंजेक्शंस वर्क। मैं चाहता हूं कि राजेश मिश्रा जी आप लोगों को, जो दूसरे कंस्ट्रक्शन केमिकल्स वाली कंपनी के लोग हैं, उनके टेक्निकल पीपल हैं, जैसे हम लोग सीमेंट कंपनी में हैं, तो हम लोग जो इपॉक्सी इंजेक्शंस हैं उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन वो ज्यादा कारगर है। हमारा इलाज सस्ता है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, लेकिन उनका इलाज इससे भी अच्छा है। हाँ, महंगा जरूर है, वो महंगा तो बहुत है, लेकिन इंजेक्शन ग्राउटिंग करते हैं सर, कराते हैं। और अगर इंजेक्शन ग्राउटिंग ना भी कराएं तो भी उनको बुला करके सलाह जरूर लें। आपको सलाह लेने का हक है। अगर किसी को नंबर चाहिए होगा तो नंबर हम प्रोवाइड भी कर देंगे। ठीक है जी। और बच्चों, और कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो जरूर अपना लिखिए आप। सर आप लोग के क्वेश्चन का ही वेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ इलेक्शन में वोट मांगने तो आए नहीं हैं, केवल अपनी बात सुना के चले जाएं। आपकी बात सुनने के लिए आए हैं। और एक बात हम बताना चाहेंगे खास तौर से कि हम लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं, केवल अपने से बड़ों से नहीं, हम अपने से छोटों से भी सीखते हैं, स्टूडेंट्स। और आप स्टूडेंट्स को भी देखिए, आप कितने भी हाईटेक हों, लेकिन आपके घर में जो बच्चे हैं उनसे भी आप सीख सकते हैं। तो जो जितना बाद में धरती पर पैदा हुआ है वो उतना ज्यादा दिमाग लेके आया है, उससे सीखने में कभी शर्माइए मत। और सीखने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है जिंदगी में, ये गांठ बांध लीजिए कि पानी ऊपर से नीचे को बहता है। गर्मी भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाती है। आप नीचे रहेंगे तभी ऊपर से ज्ञान नीचे आएगा। यानी जिससे ज्ञान लेना है, जानकारी लेनी है, वो बच्चा हो कोई बात नहीं, उसको ऊपर रखिए, यानी सम्मान दीजिए, सम्मान जरूर दीजिए, चाहे वो। हाँ जी, यस प्लीज। सर कभी कभी ऐसा होता है कि पड़ोसी का घर बन रहा हो, सटे दीवार में जब वो तोड़ते हैं तो क्रैकिंग आ जाती है।
हाँ, हेलो, जो तो उस क्रैक उसका को कैसे सही किया जाए? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? राजेश जी कह रहे हैं कि जैसे घर बन ये रहा है। जैसे आपका देखिए, आपका जो घर बना हुआ है, अगर पड़ोसी बाहर से कहीं से छेनी हथौड़े से मारता है, तो कई यस बार सर। तो क्या होता है कि आप 4.5 इंच की वाल ही यदि बना रखे हैं अपने पड़ोसी के बगल में, कई बार लोग क्या होता है 4.5 इंच की दीवार ही खड़ा कर देते हैं अगर किसी का मकान बना हुआ है, वो 9 इंच नहीं बनाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हथौड़ा मारो तो ज्वाइंट जो हिल जाता है, क्योंकि आपको ब्रिक वर्क होगा, यस सिंपल ब्रिक वर्क ही होगा। तो उसको यस देखिए आप अंदर से क्या कर सकते हैं, आप अंदर से ही जहाँ क्रैक्स आया है प्लास्टर पूरा निकलवा दीजिए। जो मैंने पहले बताया था, आजकल फाइबर मेश भी आ गया है, वायर मेश, चिकन वायर मेश आता है। तो आप उसको जहाँ क्रैक आया है उस पे करीब 2 फीट का टुकड़ा कटवाइए, यानी पूरी तरह से वो ढका हुआ हो, और उसके नेल से उसको लगा देते हैं, मिस्त्री लगा देगा। और उसके ऊपर 1:4 का मसाला मोरंग का बना करके, मोरंग और सीमेंट का, इसको स्क्रीड कर देते हैं, जिससे कि जाली पूरी तरह से उसके ऊपर चिपक जाए, मतलब उभरी नहीं होनी चाहिए। ये एक उसमें प्रिकॉशंस है। और उसके बाद प्लास्टर जो है दूसरे दिन आकर के अच्छी तरह करा दीजिए, परमानेंटली वो क्रैक आपका बंद हो जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। ओके सर, थैंक यू अगर सर। क्रैक आता है, ठीक है यस सर। जी। एक सर स्मृति मिश्रा जी का क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है मैंने उसका बहुत ब्रीफ आंसर लिखा है। जो कंस्ट्रक्शन केमिकल बनाने वाली कंपनी है, वो लोग इंजेक्शन ग्राउटिंग के एप्लीकेटर्स हैं, उनके जरिए सर्विसेज देती हैं। थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन सही वही है इलाज। और आपको हमारी वाटरप्रूफ पुट्टी लगानी है तो भी आपको पानी आने का रास्ता बंद करना होगा पहले, वरना ये इलाज टेम्परेरी ही रहेगा। जितने टेम्परेरी इलाज हैं सबसे ज्यादा टिकाऊ है हमारा इलाज। वैसे तो ये पूरी दुनिया टेम्परेरी, हम भी टेम्परेरी, तुम भी टेम्परेरी, लेकिन परमानेंट तो बस ऊपर वाला है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप टेम्परेरी इलाज कम खर्चे की वजह से अगर कर रहे हैं तो उसमें सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ इलाज हम दे रहे हैं। लंबे समय तक जो इलाज चलेगा वो इंजेक्शन ग्राउटिंग है, वो बहुत महंगा है, लेकिन उसके बावजूद वो उसी के जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं से उसकी जानकारी लीजिए। हम अगर कैंसर के डॉक्टर हैं तो टीबी के बारे में ज्यादा जानकारी आपको ना देंगे ना उसकी दवा देंगे। जो हार्ट का मरीज है उसका इलाज भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम कंक्रीट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, सीमेंट के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स के बारे में जो जानकारी दे सकते हैं। एक सर इनसे पूछें कि इंजेक्शन ग्राउटिंग करानी कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम, मतलब उनकी प्रॉब्लम है या कहीं पे? ये बाद में स्मृति कांटेक्ट कर आप लेंगे, बता सकते ले लेंगे जिन लोगों की क्वेरीज हैं। अभी ये कह रहे हैं कि फिर से हेयर क्रैक्स के बारे में जो पूछ रहे हैं, हाउ टू रिजॉल्व। मैं आपको बता दूं, जो माइक्रो क्रैक्स होते हैं दे मे बी हाइडेड, ओनली हाइडिंग एक सॉल्यूशन है। उसके ऊपर जो भी पुताई आप कर रहे हैं, एक्रिलिक पेंट या प्राइमर, वो खुद भी क्रैक हो जा रहा है, पुट्टी भी क्रैक हो जा रही है। तो हमारा जो है वो अगर लगा दें, फिर उसके बाद अगर हमारी पुट्टी लगाएंगे तो वो क्रैक नहीं आने पाएगा। प्राइमैक्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हाई डेंसिटी पॉलीमर्स मिलाए गए हैं, तो ये रबड़ की तरह फैलेगा और सिकुड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। रात में ठंडा होगा, दिन गर्म होगा, फैलने सिकुड़ने से उसके ऊपर जो भी पेंट किया गया है वो क्रैक हो जाता है, क्योंकि उसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो अलग है, और नीचे जो सीमेंट का मोर्टार है, कंक्रीट है, उसका अलग है। तो दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग होने से वो फट जाता है। पेंट, पुट्टी, जो कुछ ऊपर लगाया वो भी क्रैक हो जाता है बाद में। तो उसके लिए चाहिए फ्लेक्सिबल चीज, ऊपर जो रबड़ के जैसा हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा तो नहीं, फिर भी अप टू अ बेटर एक्सटेंट है हमारे प्राइमैक्स में, जो कि सीमेंट बेस्ड प्राइमर है, दुनिया का सबसे पहला। अभी तक जो भी प्राइमर थे वो एक्रिलिक प्राइमर्स थे, ये सीमेंट बेस्ड प्राइमर है, लेकिन इसको एनहांस किया गया है, इंप्रूव किया गया है हाई डेंसिटी पॉलीमर से। तो ये एक सॉल्यूशन है उसका। और ज्यादा डिटेल में बताएंगे हमारे राजेश मिश्रा जी जब आपके पास आएंगे। आज हम कुछ ब्रीफ आंसर्स ही दे सकते हैं। कैन द क्रैक्स इन कंक्रीट रिपेयर्ड परमानेंटली? यस, दे मे बी क्रैक। देखिए, क्रैक के अंदर आपको समझना होगा, सीमेंट में पानी मिलाएंगे तो वो पानी थोड़ा ज्यादा ही मिलाना पड़ेगा। केवल 20% सीमेंट के वजन का केवल 20% रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। आप मिलाओगे मिनिमम 40%, तब तो काम होगा। मिनिमम, वो भी तब जब उसमें प्लास्टिसाइजर यानी वाटर रिड्यूसिंग एजेंट मिलाए गए हैं, तब। तो
वो अंदर जाने के बाद जितना एक्स्ट्रा पानी है उड़ेगा तो श्रिंक करेगा। अगर मान लीजिए कहीं कोई गड्ढा है, दीवार में एक गड्ढा है, उसमें मसाला भर दीजिए सीमेंट का, कुछ दिन बाद वो मसाला श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा और किनारे से क्रैक आ जाएगा, किनारे किनारे क्रैक दिखेगा। ऐसा मटेरियल भरना होता है क्रैक्स में जो नॉन श्रिंकिंग हो। नॉन श्रिंकिंग के लिए कंस्ट्रक्शन केमिकल्स बनाने वाली कंपनी मटेरियल्स बना रही है। नॉन श्रिंकिंग मटेरियल्स वो भरने होते हैं क्रैक्स में, तो वो परमानेंटली रिपेयर कर देते हैं। लेकिन हमने जो बड़ी क्रैक है उनकी बात की कि वो वैसे भी उतना महंगा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमारा सीमेंट बेस्ड प्राइमर है, व्हाइट सीमेंट बेस्ड, जिसका नाम है प्राइमैक्स, उसको यूज कर सकते हैं। और बात जो कैन द क्रैक्स इन कंक्रीट रिपेयर्ड परमानेंटली, हाउ कैन वी स्टॉप कंक्रीट क्रैक फ्रॉम स्प्रेडिंग। वो स्प्रेडिंग होती जाती है आगे की ओर, क्योंकि वो श्रिंक करेगा मटेरियल, वाटर इवेपोरेशन के साथ श्रिंकिंग होती है। एक और क्रैक्स होते हैं, दूसरे क्रैक्स क्या है, जो मैग्नीशियम, देखिए सीमेंट में दो चीजें हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो दो चीजें हैं ये हाइड्रेशन करती हैं, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड तुरंत हाइड्रेशन करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत साल के बाद तक करता है। तो वो अगर स्वेलिंग होगी, उसके हाइड्रेशन से स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग से भी क्रैक्स आते हैं, वो लंबे समय तक आते रहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। श्रेया सिंह का क्वेश्चन है, सर ये वॉलमैक्स की कितनी लास्टिंग है। Lasting of all the materials depends upon the environment. What are the components of our environment? Please decide the lasting, the life. कितना एग्रेसिव एनवायरनमेंट है। आपने जो क्वेश्चन पूछा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है बहुत ज्यादा। जो हमारी जिंदगी है, जो हमारे मकान की जिंदगी है, ये हमारे माहौल पर, वातावरण पर, आबो हवा पर डिपेंड करती है। आपकी आबो हवा का मतलब हवा और आब दोनों। जो हमारा वातावरण है, वो जो जलवायु है, वो जल और वायु दोनों क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जल में दो चीजें हैं, पानी में, वो है क्लोराइड और सल्फेट, दो तरह के साल्ट। कई क्लोराइड है और कई सल्फेट है। अगर पानी में क्लोराइड है, पिएंगे खारा लगेगा, लेकिन अगर सल्फेट है, पीने में खारा नहीं लगेगा। जब नहाएंगे तो बाल चिपक जाएंगे, कपड़े धोएंगे, साबुन लगाएंगे, झाग नहीं बनेगा। तो ये सल्फेट और क्लोराइड दो ऐसे साल्ट हैं जो वाटर का पानी से, सीमेंट से रिएक्शन होने पर जो CH बन रहा है, उस CH बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो क्लोराइड और सल्फेट पानी में है, तो जहर ऐसे जो मकान के सीमेंट के बॉन्ड को तोड़ देते हैं। और हवा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हवा की नमी में घुल करके बनाती हैं कार्बोनिक एसिड। ये तेजाबी गैसें हैं। एसिड रेन कही जाती है ये समस्या, जो ताजमहल के रंग को, सबसे अच्छा मार्बल हमारे देश में जो लगा ताजमहल में, वो बहुत इम्परवियस है। उसके बावजूद उसमें पोर्स हैं, कुछ तो पोर्स हैं। और एसिड रेन जो हो रही है उसको रोकने के लिए वहां की जो बाउंड्री थी उनको हटा दिया। हजारों घरों, हजारों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। यानी कि लोगों के घरों के चूल्हे बुझ गए, दूसरे धंधे ढूंढने पड़े उनको, क्योंकि उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही थी। और फैक्ट्रियां जहां होती ना, हमारी गाड़ियों से भी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होती, वो भी घुल करके बनाती है। जैसे वहां कार्बोनिक एसिड, वैसे यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। यानी ये एसिडिक गैसेज जो है चार, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, चारों एसिडिक गैसेज से बचाना है मकान को, अंदर जाने से, अंदर न जाए इसके लिए बढ़िया सी आपको जेके व्हाइट सीमेंट की पेंटिंग करिए बढ़िया सा। हम तो तमाम सारे प्रोडक्ट बता चुके हैं। एक सर क्वेश्चन है, इन्होंने लिखा है कि यदि पुराना स्लैब है और नया स्लैब डालना है तो उसको कैसे जोड़ा जाए, मतलब किस तरह से ज्वाइन हो। जी हाँ। तो तमाम तरह के ऐसे कंक्रीट बॉन्ड आ रहे हैं आजकल, जिनको आप अप्लाई करके अच्छी तरह साफ करें तार ब्रश से, और उसके ऊपर तुरंत अप्लाई करें। सीमेंट में घोल, सीमेंट का घोल भी डालते हैं उसके अंदर, और अप्लाई करने के तुरंत बाद वहां कंक्रीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो ज्वाइंट हो जाता है, क्रैक्स नहीं। जी हाँ, ये कोल्ड ज्वाइंट्स कहे जाते हैं। यस, जो हार्डेंड कंक्रीट और फ्रेश कंक्रीट दो हैं, दोनों के बीच का ज्वाइंट कोल्ड ज्वाइंट कहा जाता है। कोल्ड ज्वाइंट केमिकल्स आते हैं, उनका यूज करना है। जी, ये मुंतजीर मेहंदी का क्वेश्चन था, और जी हाँ उनका यही है। जी सर, मिस्टर मुंतजिर मेहंदी साहब ने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो भी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस। ये प्रॉब्लम्स बहुत वाइड स्प्रेड है, सब जगह हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आगे भी जो आएंगे आप ले लीजिएगा रिटर्न, और हम उनके रिटर्न आंसर्स भी दे देंगे। जी सर। तो क्या अब हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं वासिक साहब? हाँ सर, बिल्कुल वासिक साहब, एक साहब पूछ लीजिए एक बार,
स्टूडेंट्स से अपने अगर किसी का कोई अभी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स है, फैकल्टी को कोई डाउट रह गया हो, तो हमारे पास जेके सिविल की टीम है आपको आंसर करने के लिए। और आई होप आपको सभी आंसर मिल पा रहे होंगे जो आप जानना चाह रहे हैं, और इतने इजी वे में मिल रहे हैं कि सब कुछ समझ में आ जा रहा है। तो आप अपने क्वेश्चन पूछें। चलिए सर, मुझे लगता है कि जो बच्चों के और क्वेश्चंस होंगे वो मैं डेफिनेटली अपने पास व्हाट्सएप पे ले लूंगा और आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। यस ऑलवेज वेलकम जी। और हम लोग आएंगे भी, जब खुल जाएगा तो उसके बाद आपके यहाँ एक बार आएंगे भी। और केवल लखनऊ नहीं, आप यहाँ स्टूडेंट्स बाहर के भी होंगे। पूरे यूपी में हमारी ये टीम जो है, यूपी उत्तराखंड में, वो यहाँ पर मौजूद है आज। यहाँ पर सारे कस्टमर टेक्निकल सर्विसेज के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सारे के सारे सिविल इंजीनियर्स हैं। और इसके अलावा पूरे इंडिया में हमारी टीम है, अफ्रीका तक है, मतलब फॉरेन में भी हैं हमारे सीटीएस ये जो कस्टमर टेक्निकल सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव्स। तो आपको कहीं पर भी, आपको कभी भी हमारे मटेरियल चाहिए मिलेंगे, और हमारी सर्विसेज चाहिए तो मिलेंगी। हम आपको हमेशा साथ देते रहेंगे। और इसी के साथ सारे स्टूडेंट्स को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके स्टडी के लिए भी और आफ्टर स्टडी उनकी सर्विसेज के लिए भी, उनको जॉब मिलने के लिए भी और जॉब करने के लिए भी, उनके पूरे करियर के लिए, पूरे फ्यूचर के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊपर वाले से हम यही दुआ करते हैं कि वो उनके रास्ते को बहुत अच्छा बनाएं और उनके जरिए बहुत अच्छे काम इस दुनिया में, हमारे देश के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हो। यही हमारी ऊपर वाले से दुआ है। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। थैंक यू। गुड बाय। मैं राजेश मिश्रा जी से कुछ अनुरोध करूंगा कि वो भी कुछ बच्चों के लिए कहें। यस प्लीज। बस सर, मेरी तरफ से भी उन लोगों के फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं, जो कि आगे अगर हम लोगों के संपर्क में भी कोई अगर आता है और हमारे थ्रू अगर कहीं होता है तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको जॉब अगर कहीं मिले तो उसमें सहयोग करेंगे, और खुद भी मेहनत करते रहें। देखिए, जॉब मिलना आसान है, क्योंकि सिविल इंजीनियर की मैं बता रहा हूँ, मेरी तो चॉइस थी। मुझे मैकेनिकल मिल रहा था और मिल रहा था। मैंने जब अपने उसमें सुना तो मैंने कहा नहीं, मैं सिविल इंजीनियर ही बनूंगा, मैं सिविल इंजीनियरिंग ही लूंगा। तो बहुत अच्छा है, आप फील्ड में आए और अच्छे तरीके से मेहनत से काम करें और लोगों से संपर्क में रहें। तो आगे मैं सभी स्टूडेंट्स को जो है शुभकामना देता हूँ, और आगे उनका भविष्य उज्जवल हो। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वसीक साहब, जो आपने इस दौर में भी आपने अच्छा तरीके से इसको मैनेज किया। और जी वासिक साहब, आप बधाई के पात्र हैं हमारी। हाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने सक्सेसफुली इतना अच्छे से इसको कोऑर्डिनेट किया। मैं भी कुछ बच्चों की तरफ से, इनफैक्ट बंसल इंस्टीट्यूट की तरफ से, डायरेक्टर साहब आ नहीं पाए, उनकी तरफ से मैं कुछ कहना चाहूंगा कि आपका जो सेशन था बड़ा इंफॉर्मेटिव था और इजी टू अंडरस्टैंड था। ऐसा नहीं कि ये, मुझे लगता है सर, सिविल इंजीनियर नहीं, कोई भी घर का मेरे व्यक्ति समझ सकता है, कोई भी समझ सकता है। बिल्कुल सही बात। और अन्वेष सर से तो मेरा पहला इंटरेक्शन है, इन्होंने इतनी शुद्ध और देसी भाषा में समझाया है, बहुत अच्छा, मजा आ गया वो समझ करके। और आई होप बच्चों को भी वैसे ही आया होगा। और राजेश मिश्रा जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके थ्रू ये मीटिंग अरेंज हो पाई। और बच्चों की नॉलेज में, बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज में, स्पेशली फाइनल ईयर के ये बच्चे हैं, तो ये जब मार्केट में निकलेंगे तो ये बेसिक्स जो आपने इनको बताए हैं ना, कि 1 किलो सीमेंट है तो 200 ग्राम पानी चाहिए, तो ये सब इनको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, और किसी के सामने बोलेंगे चीजें तो लगेगा कि हाँ, बच्चों को कुछ आता है। तो सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना इन्फॉर्मेशन बच्चों को दिया है। और आई होप हम लोग आगे भी ऐसे वेबिनार कंडक्ट करेंगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए भी। तो जब भी सर आप लोगों के पास टाइम होगा, आप डेफिनेटली हमसे बंसल इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करिए। वी ऑलवेज वेलकम यू। और आई होप कि हम लोग फिजिकल सामने वाली जो हम लोग क्लासरूम में, कॉलेज में करते थे, वो सेमिनार भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। श्योर ऑलवेज। थैंक यू सर। आपकी जेके सीमेंट की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू सर। परसों उसका है। जी हाँ, बात करते हैं, राजेश जी करते हैं परसों के लिए फिर। सर मैं मीटिंग एंड कर दूं? जी हाँ। ओके, थैंक यू।